हेलो सर। गुड मॉर्निंग रौनक भैया। गुड मॉर्निंग भैया। क्या हाल चाल है और आप सर? कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ सर, और आप सर। बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई? सर पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छा सर, मेरे को एक डाउट था। मैं कल मतलब आपने बोला था ना कि सारा जैसे कि क्वेश्चन है परचेस कंसिडरेशन का, हाँ उसको मतलब पूरा अपने से कर लो। हाँ, मैंने हाँ मतलब पूरा किया। लेकिन हाँ मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चन को पूरा नेट मेथड, जैसे नेट एसेट मेथड रहता है ना, हाँ एसेट माइनस लायबिलिटी, फिर हाँ अपना जो इक्विटी शेयर निकालते हैं, हाँ। वैसे किया है। तो चलेगा क्या? नहीं नहीं, हर क्वेश्चन में अपना मेथड दिया होता है भाई। नहीं रौनक, मतलब जैसे किसी किसी में परचेस कंसिडरेशन नहीं दिया था, मतलब कि उसमें कुछ ऐसे बोला नहीं था कि परचेस कंसिडरेशन निकालने का है। जैसे 11th वाला क्वेश्चन था, उसमें परचेस कंसिडरेशन का कुछ दिया नहीं था, तो मैंने कोई उसको बात नेट नहीं, एसेट अब मेथड से देखो क्या निकाला। करो। आपने अपने पास में वो सॉल्यूशंस करके रखे, राइट? अब आपके हाँ, पास रखा हूँ। ऑलरेडी सॉल्यूशंस है, आपको आइडिया है कि यस। आपके माइंड ने क्या सिग्नल दिया और आपने कैसे कैलकुलेट किया। अब जब हम वो रिस्पेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको यस। समझ में आ जाएगा कि जो आपने किया है वो सही है या गलत है। यस सर, वो मतलब 11वां सम और क्या बोलते हैं, 13वां सम था जिसमें लिक्विडेटर वाला भी आ गया था, जिसके अंदर हम्म। मार्केट वैल्यू का भी दिया था एडजस्टमेंट में। तो मैंने उसको अच्छा, भी नेट एसेट मेथड से किया। तो कितना टाइम लगा आपको? कितने क्वेश्चंस किए और कितना टाइम लगा वो करने में? सर वो अभी मेरा 15 नंबर तक के क्वेश्चन तक तो हुआ है। अच्छा। एक डेढ़, एक आधा घंटा लगा था। 15 नंबर तक हुआ है और एक आधा घंटा लगा था। चलो हाँ। बहुत अच्छा। और ये राइटिंग वर्क हो गया जो कल लिखना था रजिस्टर में? हाँ सर, हो गया। कैसा लग रहा है अभी? 18 दिन हो गए भाई इंटरमीडिएट की लाइफ में। तो कैसा महसूस कर रहे हो? अब पूरी तरह सेट हो गए हो नए टाइम टेबल में, या अभी हाँ भी सर, कुछ अब सेट बचा हो है? गया। नहीं नहीं सर, अब सेट हो गया अच्छे से। कुछ बचा तो नहीं है? नए टाइम टेबल में एडजस्ट हो गए अच्छे से? हाँ सर, अच्छे से हो गया। सारे सब्जेक्ट्स, पूरा दिनचर्या अच्छे से बन गई है? कब उठना हाँ है, दिन। कब सोना है, कब हाँ। होमवर्क, क्लास वर्क, सब कुछ? हाँ सर, अच्छे से हो गया है। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी ये जर्नी को एंजॉय कर रहे हो या परेशान होते हो इससे? नहीं सर, अब परेशान नहीं होता हूँ। चलो मेरा एक सवाल है आपसे। मैं क्लास हाँ में बहुत सर। सारी टिप्स देता हूँ, ऑब्वियसली ऐसे ही निशान सर भी देते हैं, आदर्श सर भी देते हैं, सारे टीचर्स देते हैं ना। लेकिन यस। उन टिप्स के अलावा, उसके हट के एक ऐसी चीज बताओ जो आप नहीं कर रहे हैं, जो आप डिफरेंट कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट इज? और मैं तो मतलब जैसे कि अभी आप सबने मतलब जैसे बोला है प्रैक्टिस करने को, कि मतलब जैसे आपका जैसे आज का चीज हो गया तो उसको रिवीजन कीजिए, फिर बाद में पहले मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि पहले आज का जो सब चीज हो गया है, मतलब हम्म। होमवर्क पहले नहीं करूंगा, पहले रिवीजन कर लूंगा, क्योंकि होमवर्क कर लूंगा तो फिर बाद में मन ही नहीं करेगा मतलब रिवीजन करने का। तो मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि पहले सब चीज जैसे पढ़ा के हो जाता है, 4 बजे लेक्चर खत्म हो जाता है, तो जैसे आपने बोला कि एक एक डेढ़ घंटा जैसे ब्रेक ले लो, मैं उसके बाद फिर बाद में पहले रिवीजन मारता हूँ। तो जब रिवीजन हो जाता है फिर बाद में होमवर्क करता हूँ, फिर ऐसे ही चलता है फिर। ओके ओके। बस ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आप लोग रखना अपने माइंड में, है ना, कि एक ऐसी चीज जो आपको अलग बनाएगी बाकी लोगों से, वो आपको इंक्रीमेंटल रिजल्ट देगी। बाकी तो देखो, जिसको हम जितना बता रहे हैं, अगर सब जने वो पूरी तरह फॉलो करेंगे, उनको वो बेर मिनिमम रिजल्ट मिलेगा ही जिसकी उसको जरूरत है। लेकिन वो एक चीज ना बेटा, जो आपको रौनक बाकी लोगों से अलग बनाएगी, वो पता है क्या? वो आपका कुछ एक ट्रेट है, आपकी कोई एक हैबिट है। वो आपको ढूंढना है अपने अंदर, कि वो मेरे अंदर क्या है। क्योंकि वो ना बेटा सिर्फ आप में होगी, वो किसी और में नहीं होगी। यस सर। है ना? चलो ऑल द वेरी बेस्ट भाई। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ रौनक भैया। अब जुड़ने जा रहे हैं प्रतीक जी मिश्रा। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। Good morning, dear. गुड मॉर्निंग प्रतीक, हाउ आर यू? Sir. I'm fine. What about you? मैं भी बढ़िया हूँ। बताओ सर, कैसी चल रही है अब आपकी लाइफ? इट्स बीन 18 डेज सिंस इंटरमीडिएट बैचेस स्टार्टेड। सर, स्टडीज तो बढ़िया चल रही है सर। एक प्रॉब्लम था मुझे। बताइए ना सर। सर, आप जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, हाँ उसमें वर्किंग नोट का फॉर्मेट आप पहले से बना के लाते हो। हाँ। वो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो वर्किंग नोट आप हमारे साथ बनाओ, मतलब फॉर्मेट आप पहले से ना बना के लाओ। कौन सा वर्किंग नोट का फॉर्मेट मैं पहले से बना के लाया? जैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, हाँ उसमें आपने वर्किंग नोट कराया उसका, ठीक है? हाँ हाँ। उसको आप एग्जाम्पल कभी-कभी दो। पहले से लेके आ जाते हो। एग्जाम्पल दो। जैसे कल वाले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा था। हाँ
उसका वर्किंग नोट हमने ये पर्टिकुलर नील लिमिटेड, गगन लिमिटेड ये सब वैसे पहले से बना के रखा था हमने, ठीक है सर? हम्म तो मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि वर्किंग नोट फिर मुझे देखना पड़ता है बार-बार। तो मतलब अगर हम मेरे साथ लाइन में मैं बनाएँ तो लाइंस ड्रॉ करके आता हूँ उससे आपको प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं प्रॉब्लम नहीं है सर। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि हम साथ-साथ में ही करें वर्किंग नोट भी। हाँ हाँ वो करेंगे ना भाई। अभी आपने ट्रैकर में देखा क्या क्वेश्चन कितने ही हुए हैं? ये अभी इसलिए कर रहे हैं इस तरीके से ताकि आप लोगों का एक माइंडसेट बन जाए कि अच्छा इस तरीके से बनाना है। वो माइंडसेट देने के लिए, वो फ्रेमवर्क देने के लिए और आपके रजिस्टर्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो उसके लिए पहले से मैं लाइंस ड्रॉ करके लेके आता हूँ। मेरे लिए आप जी, अगर सोचोगे मेरे पॉइंट पे तो मेरे एफर्ट्स में तो कोई कमी नहीं है। मतलब मुझे वैसे भी बनाना है और मुझे वैसे भी बनाना है। आप समझ रहे हो? Where it makes हाँ, the difference is it gives you a better perception, it completes your registers, and number three is initially it gives us a pump कि हम लोग थोड़ा फास्ट कंप्लीट कर पाए और हम लोग फोकस कर पाए चीजों को समझने में। अच्छा भैया एक और कन्फ्यूज़न था मेरे को हाँ कि आपने बताया कि रजिस्टर में क्वेश्चन भी सॉल्व करा करो और नोट्स भी। तो मैंने अपनी दोनों अलग-अलग रजिस्टर बना रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन्स के अलग और नोट्स के अलग। नहीं यार वो मत करो, उससे मैं तो कोई एडवाइज प्रॉब्लम नहीं नहीं करूंगा। होगी? वो मैं एडवाइज नहीं लेकिन करूंगा। उसके लिए तो जैसे इंडेक्स भी तो मेंटेन करना है ना? I will not advise maintaining separate registers for content and for questions. Reason I'll tell you. Understand. When I say I need to understand amalgamation, तो understanding amalgamation will not happen only by concepts. amalgamation या कोई भी टॉपिक समझने के लिए मुझे क्वेश्चंस को भी पढ़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो मेरे हाँ, लिए ना क्वेश्चंस और कंसेप्ट अलग अलग नहीं है। क्वेश्चंस और कंसेप्ट वन एंड द सेम थिंग है। अब जब वन एंड द सेम थिंग है और मैं ऑलरेडी मल्टीपल रजिस्टर बना लूंगा ना भाई, आई विल हैव टू मेनी थिंग्स एंड इट्स इन अ वेरी स्कैटर्ड मैनर टू स्टडी। तो मेरे को एग्जाम के समय ना वो थोड़ी परेशानी होगी। हम लोग चीजों को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। मतलब मैं तो इनफैक्ट ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बुक के अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे फॉर एग्जांपल आरटीपी का क्वेश्चन हो गया, मॉड्यूल का क्वेश्चन हो गया, तो उसको भी आप इसी रजिस्टर में सॉल्व करें और उसको भी ट्रिपल ए इंडेक्स में पोस्ट करें ताकि आप लोगों को एक ही जगह पर सारी चीजें जाकर मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार मैं तो तो पर्सनली एडवाइस नहीं करूंगा टू हैव अ सेपरेट रजिस्टर। तो भैया मैं ये सोच रहा हूँ कि एमलगमेशन खत्म होने के बाद से फिर रजिस्टर पे क्वेश्चन करना सॉल्व कर दूँ। हाँ हाँ, मतलब मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, कोशिश करो उसी तरीके से आप उसको सॉल्व करें। जी। और आपको ये सुबह वाला कंटेंट कैसा लगा इंस्टा पे? सुबह वाला कंटेंट? अच्छा वो आपने डाला था? हाँ, हाँ। अरे यार अमेजिंग है। थैंक अमेजिंग है यू भैया। यार, अमेजिंग है। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी थैंक यू मजा आ भैया। रहा है। अब मुझे एक बताओ, व्हाट इज दैट वन थिंग डिफरेंट दैट यू आर डूइंग फ्रॉम अदर्स? जैसा कि ये क्लास हमारी 4 बजे खत्म हो जाती है सारी मिला के, हाँ। तो आपने बताया कि रेस्ट ले लिया करो, तो वो हम्म। रेस्ट की जगह मैं सो जाता हूँ 2 घंटे पहले हाँ आराम वही से। रेस्ट मतलब सोना ही हो गया। नहीं, नहीं जैसे कि आपने बताया था कि रिलैक्स करो या फिर कहीं घूमने चले जाओ, ये करो, मैं सो जाता हूँ। हाँ वो whatever makes you relax, whatever makes you happy, that is important. उसके बाद फिर उठने के बाद इधर-उधर करके थोड़ा बहुत सारे होमवर्क्स करने के बाद फिर मैं अकाउंट्स सबसे पहले उठा के रिवाइज़ करता हूँ उसे। अच्छा। एंड देन जीएसटी वगैरह सब लॉ और ये सब चलता है मेरा। अच्छा चलो, बहुत ही अच्छी बात है यार ये। दिस इज अमेजिंग, है ना? बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू रखना बस एज इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है बट रिजल्ट उसी से आता है, ये समझिएगा। हाँ जी। ठीक है, चलो थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू। जवर जी आपसे करता हूं मैं बाद में बात। अभी 2 कॉल्स हो गए हैं, करते हैं दिन की शुरुआत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 17 में, अमालगमेशन में। प्राची पांचाल आपका जो कंसर्न है, मैं ऑलरेडी सर को भी मैसेज कर चुका हूं व्हेन आई वाज ऑन द कॉल। जवर जी आपका जो कंसर्न है वो कोई कंसर्न ही नहीं है, मैं पहले भी आपको इस चीज का जवाब दे चुका हूं कि भाई टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता। टाइमिंग का अगर इशू है तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं भाई, टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिंदगी में भाई एक चीज समझ, है ना, एक चीज को लेकर बैठा मत रहे, मूव ऑन करना सीख भाई आगे। जो नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल होता था तो तुमसे पहले हम लोग ही कर देते थे ना। चलिए, कल आपको काफी कुछ राइटिंग वर्क करना था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो राइटिंग वर्क किया होगा। होमवर्क था आपका क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व किया है सब लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है सभी लोगों ने?
दिखने में जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही आसान। ठीक है, चलिए लास्ट लाइन पढ़ता हूं क्वेश्चन की और उसको सबसे पहले मैं करता हूं यहां पर सॉल्व। क्या कहता है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। चेक कर लेते हैं। Y लिमिटेड टेक्स ओवर X लिमिटेड ऑन 10th अप्रैल 2021। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी को आइडेंटिफाई करते हैं। Y लिमिटेड टेक्स ओवर X लिमिटेड, तो X लिमिटेड बन जाता है ट्रांसफरर और Y लिमिटेड बन जाता है ट्रांसफरी, है ना। ये दोनों पार्टीज आइडेंटिफाई हो गई। डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट हुआ है। डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट परचेज कंसिडरेशन के डेफिनेशन में नहीं आएगा। पैराग्राफ 3 छोटा जी क्या कहता है, परचेज कंसिडरेशन मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड बाय द ट्रांसफरर कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ओके, 14% preference shareholders of X Limited are discharged at a premium of 20%। बहुत बढ़िया ये एडजस्टमेंट है, इसको अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ X Limited, उनको पेमेंट किया गया है। कैसे पेमेंट किया गया समझना। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना एक एक्सीडेंट पॉइंट भी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन 1/AAA ऑब्लिक पेज नंबर क्या है इसका 2.21। यहां पर हो सकता है कुछ लोगों की गलती हुई हो। 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। एक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं कितने, अगर आप चेक करेंगे तो 25,000 14% प्रेफरेंस शेयर्स है 2500,000। इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं 2500,000, तो ये हो गया बेटा जी 25 लाख रुपए। तो ये कह रहे हैं 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड मतलब 25 लाख रुपए आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना होगा 25 लाख रुपए प्लस 20%। तो दोस्तों अगर आप चेक करेंगे ना तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आएगा यहां पर 30 लाख रुपए। चेक कीजिएगा, सही है, इज दिस करेक्ट। अब ये तो मैंने क्या सिखाया, दो चीजें होती है, कितना दिया है और कैसे दिया है। कितना दिया है 30 लाख, कैसे दिया है पढ़िएगा, बाय इशूइंग नेसेसरी नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। बाय इशूइंग नेसेसरी नंबर ऑफ, ये नेसेसरी वर्ड जहां आ गया इसका मतलब पता है क्या है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15% प्रेफरेंस शेयर्स मतलब आप 30 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, खुद के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। 15% के जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है। इसकी इशू प्राइस अलग से दी है दोस्तों, नहीं दी है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, इशू एट पार। तो 30 लाख रुपीज के शेयर हमें देना है और एक शेयर है 100 रुपीज का। मतलब क्या मैं यहां कह सकता हूं कि आपको देने हैं 30,000 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। चेक करिएगा, चेक करिएगा, 30,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। चेक करिएगा सभी जने। ये क्लियर हो गया। तो दो सवाल है बेटा, कितना देना है और कैसे देना है, ये दोनों का आंसर आप लोगों के सामने है। रौनक बेटा 3,000 नहीं है 30,000 होगा बेटा, 30,000 है ना। सेकेंड, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20 एंड वाई लिमिटेड इज 30। ठीक है, तो दोनों की इंडिविजुअल शेयर की प्राइसेस दी है। वाई लिमिटेड विल इशू equity shares to satisfy the equity shareholders of X Limited on the basis of intrinsic value। Y Limited को X Limited के equity shares को satisfy करना है। ओके, कैसे satisfy करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर देखेंगे है 7,50,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स 7,50,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की वैल्यू चेक करिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स इज 20 रुपीज इंटू ₹20, मतलब क्या 7,50,000 इंटू 20 रुपीज, ये होता है 1,50,00,000। चेक करिएगा, अमाउंट सही है, चेक करिएगा। 7,50,000 इंटू 20 रुपीज becomes 1,50,00,000 रुपीज। क्लियर हो गया। अब 1,50,00,000 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कितना देना है 1.5 करोड़।
कैसे देना है समझना। Y Limited will issue equity shares to satisfy the equity shareholders of X Limited on the basis of intrinsic values। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू को कंसिडर करेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से समझना बेटा जी। मुझे 1,50,00,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स देना है और एक शेयर कितने का है, 30 रुपीस का। तो उसको मैं 30 से डिवाइड करता हूं तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे बेटा जी यहां पर 5 लाख इक्विटी शेयर्स। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर एक एक्सीडेंट पॉइंट है, अपघाताचं वळण। क्या कहता है वो एक्सीडेंट पॉइंट, अच्छे से समझिएगा। ये कहता है however the entry should be made at par value only and the nominal value मतलब par value is how much 10 rupees। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोग देंगे 5 लाख इक्विटी शेयर और वो शेयर आपने निकाले कैसे, 30 रुपए कंसिडर करके। लेकिन जब आप इशू करेंगे तो इशू कितने से करेंगे, 10 रुपए से ही एंट्री पास करने वाले हैं। तो आपका टोटल परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट यहां पर कितना होता है चेक करिएगा, 1,80,00,000 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू, 1,80,00,000 रुपीज। और कैसे दिया है, तो 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। चेक ऑल ऑफ यू, shakalaka boom boom। डन हो गया। इंडेक्स में पोस्ट किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्रॉस रेफरेंस किया होगा, रजिस्टर में पेज नंबर लिखा होगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूं। सर आप कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हमसे, नहीं बेटा, राइटिंग वर्क आप लोगों ने कर लिया होगा। एक एक कर इसको हम समझेंगे। पहले मैं रिकैप कर लेता हूं। ये एक पेज लिखना था, कंडीशंस लिखनी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की, ये आप लोगों ने लिखी होगी, और ये डिफरेंस बिटवीन लिखना था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और मर्जर मेथड दोनों का क्वेश्चन है। करेक्ट? क्या हो गया भाई, मॉड्यूल में कुछ अलग हो गया? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मेरी गलती होगी, मॉड्यूल गलत नहीं हो सकता भाई। एक मिनट, some mistake may have happened। where is my module of amalgamation? यार थ्योरी या प्रैक्टिकल कभी भी बता रहा हूं मैं, इट्स ऑलवेज बेटर दैट वी यूज मॉड्यूल इन सॉफ्ट कॉपीज। इल्लू नंबर 3, अब यहां पर मैं आता हूं, इल्लू नंबर 1, इल्लू नंबर 2, इल्लू नंबर 3। कैलकुलेशंस में कुछ गलती हुई क्या? जस्ट अ मिनट। अच्छा ओके, हाँ, ये यहां पर गलती हो गई। पांच लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 50 लाख रुपए आप देंगे इनको, तो टोटल हो गया 80 लाख रुपए। यू आर राइट। 5 लाख इक्विटी शेयर्स, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ना, डिवाइडेड बाय ₹30 और इस सबको मल्टीप्लाइड बाय ₹10। चेक करिए, 50 लाख। यू आर राइट। 99% आंसर्स मॉड्यूल के राइट है, 1% या 2% गलती है, और वो भी एडवांस्ड अकाउंटिंग में ज्यादा नहीं है, वो भी जो गलती है कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा है। ठीक है, चले आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। इंडेक्स में पोस्ट कर लिया होगा आपने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और हम लोग अब कुछ और कंसेप्ट्स यहां पर समझते हैं AS 14 के। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि राइटिंग वर्क आपका हो चुका है। जिसने नहीं लिखा है कोई बात नहीं, बाद में आप लिख लीजिएगा, यू स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम। नाउ दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। अमालगमेशन का मतलब समझ में आ गया? पहली बात, अमालगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन। अब AS 14 पता है क्या करता है? फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग वो दो टाइप के अमालगमेशन यहां डिफाइन करता है। एक जिसका नाम है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजेस। दो टाइप के अमालगमेशन होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने डिफाइन किया है। अब ये दो टाइप के क्यों है, क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे।
but there are two types of amalgamation. Amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of purchase. The question that may come to your mind is, how do we identify whether it is an amalgamation in the nature of merger or whether it is an amalgamation in the nature of purchase? Let me give you the answer. Now, AS 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने 5 कंडीशंस डिफाइन की है. ध्यान से सुनना, हम वो कंडीशंस को भी पढ़ेंगे, उनको भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए समझना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने 5 कंडीशंस डिफाइन की है और वो कहता है कि अगर किसी भी अमालगमेशन में ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है. द वर्ड यूज्ड इज ऑल 5 कंडीशंस. ऑल 5 का मतलब क्या है? पांचों. अगर किसी भी क्वेश्चन में ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो बन जाता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक, इफ एनी ऑफ द 5 कंडीशन इज वायलेटेड, कोई भी 5 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, एनी ऑफ द 5 कंडीशन, ऑल ऑफ द 5 बोला है नहीं, एनी ऑफ द 5 कंडीशन इजंट सेटिस्फाइड, इट बिकम्स अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां पर हम इस चीज पे बात कर रहे हैं कि अमालगमेशन है या नहीं है? ऑब्वियसली नो, अमालगमेशन तो है. अब हम किस विषय पे बात कर रहे हैं? ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है. जैसे कि हमारे जवर जी, ठीक है, हमारे जो जवर जी है वे थोड़े मतलब ठरकी मिजाज के हैं, समझिएगा. ठीक है, तो जवर जी ने ना एक लड़की पसंद कर ली. अब लड़की पसंद कर ली, कांड भी हो गया, सब कुछ हो गया. अब घर पे बताने की बारी आई. कई समय से लफड़ा चल रहा है, भैया मिलते हैं, इधर उधर जाते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से. तो अब जवर जी के घर पे बताने की बारी आई तो जवर जी ने ना सीना ठोक कर घर पे बता भी दिया कि भैया जी देखो ये लड़की है और इससे हम प्यार करते हैं या कर चुके हैं या जो भी है, अब आप हमारा बस इसके साथ शादी करवा दो, बस अब हम इससे ही शादी करना चाहते हैं. तो भैया हुआ ये कि घर वालों के सामने जवर जी ने ये प्रस्ताव रखा है क्या कि इससे शादी कराओ या किसी और से मत, या किसी और से कराओ, या इससे कराओ या मत कराओ? ऐसा तो नहीं है. जवर जी का प्रपोजल क्या है? शादी मेरे को इससे ही करनी है. अब आप अपनी रजामंदी से अगर करवाइएगा तो बताइएगा, तो हम उसको प्यार मोहब्बत की शादी कहेंगे, उसको कहेंगे अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. और अगर किसी ने भी हमारे विरुद्ध कुछ बोलने की कोशिश करी, हम मां कसम गंगा मैया की सौगंध, हमारे रिश्ते की सौगंध, हम भागकर शादी कर लेंगे, पर हम शादी जरूर करेंगे अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. मैं फिर से कह रहा हूं भैया जी, यहां पर विषय वो नहीं है कि शादी है कि नहीं है और शादी होगा कि नहीं होगा. शादी तो होकर ही रहेगा, शादी तो होकर ही रहेगा, निश्चित शादी होगा. फर्क का है, फर्क ये है कि अगर सबकी रजामंदी से शादी होती है तो धूमधाम से शादी होगी, मामा मिलनी होगी, चाचा मिलनी होगी, बुआ मिलनी होगी, फूफा मिलनी होगी, सब एक दूसरे के गले मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे और क्या, सब जने एंजॉय करेंगे. शादी दो परिवारों का मिलन होगा, समारोह होगा, उत्साह होगा, सब जने आएंगे, दूर दूर से मेहमान आएंगे, ऐसा स्टेज पे चढ़ेंगे, घोड़ी पे चढ़ेंगे, डांस करेंगे, भैया जी हमारा बहुत कुछ एंजॉय करेंगे. लेकिन अगर घर वालों ने रजामंदी नहीं दी और किसी को भी डिसओन करने की कोशिश की, लड़की के पिताजी कहते हैं और तुमसे भी खराब है ये छवर, ये लड़का, ये केशव शवर, जिसने तुम्हें बहला फुसला कर हम लोगों से दूर कर दिया, तो आज से मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं, आज से तू मेरी बेटी नहीं, मैं तेरा मरा मुंह नहीं देखना चाहता हूं. तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, ऐसे कोई डायलॉग एक्सचेंज हुआ है, परिवार का माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी का हो गया, परिवार का माहौल जो है वो भौकाल मच गया भैया परिवार में, तो ऐसा सिचुएशन के अंदर आप क्या कीजिएगा? आप ये शादी नहीं कीजिएगा. ऐसा नहीं है, शादी तो कीजिएगा. अब जवर के सर पे खून सवार है क्योंकि जवर जी कर दिए है कांड, तो शादी तो करना पड़ेगा, लेकिन शादी जवर जी घर वालों की मर्जी से ना कर कैसे कीजिएगा? भाग कर कीजिएगा, पर शादी तो होकर रहेगी. समझ में? शादी तो होकर रहेगी. लॉजिक समझ लीजिए आप. ये 5 कंडीशंस जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की, ये पांचों कंडीशंस मैं फिर से बता देता हूं, बिकॉज बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाता है. ये पांचों पॉइंट्स में हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे कि ये अमालगमेशन है या नहीं है. नो 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 नो, द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉट दैट. द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज that this is amalgamation, but
whether it is amalgamation in the nature of merger or whether it is amalgamation in the nature of purchase. And the important thing that you need to remember is all the 5 conditions should be satisfied. What are the 5 conditions we will see, but for now understand, if all the 5 conditions are satisfied, becomes amalgamation in the nature of merger, otherwise it's purchase. But sir, tell me one thing, how does it make the difference whether it is merger or whether it is purchase? फर्क क्या पड़ता है, डिफरेंस क्या होता है? मैं बताता हूं डिफरेंस और फर्क क्या पड़ता है। अगर ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है ना, तो मर्जर का मतलब यहां पर ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? बिजनेस को ग्रो करना। और अगर ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है, तो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस में मियर इन्वेस्टमेंट करना। बिजनेस ग्रो करे नहीं करे बात की बात है, मैं एज एन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, शार्क टैंक इंडिया के अंदर हैमर नाम की एक कंपनी आई थी जो हेडफोन्स एंड ऑल सब बनाती है, ठीक है। अब हैमर नाम की जब कंपनी आई और सभी शार्क्स बैठे थे, तो शार्क्स ने पूछा कि भैया जी आपका धंधा क्या है, आप किस चीज का बिजनेस करते हैं, ये वो। तो हैमर वाले ने बताया कि भैया हम तो ऐसा हेडफोन वगैरह बनाते हैं। वो बंदा थोड़ा रेजिस्ट कर रहा था, हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि सामने ऑब्वियसली अमन गुप्ता बैठे थे जो कि बोट के फाउंडर है और कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने कहा कि मैं तो ये बिजनेस करता हूं, सभी शार्क्स का रिएक्शन थोड़ा अजीब था। और इनफैक्ट अमन जी का भी जो रिएक्शन था वो भी थोड़ा अजीब ही था, बिकॉज वो भी ये चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि यार मेरे सामने एक ऐसा बंदा आकर खड़ा है जो मेरा ही कॉम्पिटिटर। अब ध्यान से समझना, वो बंदा जब वहां पर आया, वो आया वहां पर पिच कर रहा है, अपने प्रपोजल रेस कर रहा है कि भाई मैं पैसा रेस करना चाहता हूँ, इतना कैश फॉर इतना इक्विटी, दिस एंड दैट। अब अमन गुप्ता को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा। समझना क्यों? क्योंकि अमन गुप्ता के दिमाग में पता है तुरंत क्या चल रहा था कि ये बंदा वही बिजनेस कर रहा है जो मैं कर रहा हूं। ध्यान से समझना, ये बंदा वही बिजनेस कर रहा है जो मैं बिजनेस कर रहा हूं। अगर ये बंदा मेरे साथ आ जाता है तो हम साथ में मिलकर टुगेदर वी कैन मेक अ बिगर बिजनेस, इजंट इट? अगर ये बंदा मेरे साथ में आ जाता है तो टुगेदर वी कैन मेक अ बेटर बिजनेस। तो अमन का इंटरेस्ट क्या था, अमन गुप्ता का वहां पर, कि यार इसको ना मैं मेरे साथ ले लेता हूं ताकि मैं हेडफोन्स के बिजनेस को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, लाइक माइंडेड लोग जुड़ जाएंगे, बड़ा बनाऊंगा। तो अगर अमन गुप्ता हैमर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका इंटेंशन पता है क्या है? बिजनेस को बड़ा बनाना। इंटेंशन इज टू ग्रो द बिजनेस, therefore it will be termed as amalgamation in the nature of merger. Are you getting my point? बट अगर पीयूष बंसल या नमिता थापर जी उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो नमिता जी का बैकग्राउंड है फार्मास्यूटिकल्स का और पीयूष बंसल जी का बैकग्राउंड है आईवेयर्स का, ठीक है। तो इन दोनों का फोर्टे वो है ही नहीं, इन दोनों की फील्ड वो है ही नहीं, क्योंकि वो बंदा बना रहा है ऑडियो डिवाइसेस, ये बंदों की एक्सपर्टीज किसी और चीज में है। मतलब ऑब्वियसली नमिता जी कहेगी मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, इसीलिए मैं से आउट, ठीक है, व्हाटएवर। तो अब अगर नमिता जी या पीयूष बंसल अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पता है क्या होगा? दे आर जस्ट कमिंग एज एन इन्वेस्टर। प्लीज अंडरस्टैंड, देखो बॉटम लाइन तो वही है, हर कोई चाहता है बिजनेस ग्रो करे, धंधा ग्रो करे, पैसा बनाए, वो सब एग्रीड है। बट ये दोनों जने अगर हैमर में पैसा लगाएंगे तो इंटेंशन हैमर को ग्रो करना नहीं, इंटेंशन है कि मैंने चलो एक और इन्वेस्टमेंट कर दी है। जैसे ये शार्क लोग कई जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वैसे मैंने एक और जगह इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर है टू डू एन इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या कहलाएगा? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। सबसे पहले अमालगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन। अमालगमेशन मतलब क्या? दो एग्जिस्टिंग कंपनी एक साथ आती है, नई कंपनी बनाती है। और एब्जॉर्प्शन क्या? एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी के 100% इक्विटी शेयर्स खरीद लेती है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अमालगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, है ना। तो अब ये देखना है कि अमालगमेशन में पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मर्जर, कोई भी कंडीशन वायलेट हुई तो परचेज। मर्जर का इंटेंशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? धंधे को बड़ा बनाना, ग्रो करना। लेकिन परचेज का क्या होता है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर अगर होता है तो जो अकाउंटिंग मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। कौन सी मेथड कहते हैं बेटा जी? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में जो मेथड का इस्तेमाल होता है उसका नाम है परचेज मेथड।
चेक कीजिएगा यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? किसी को कोई भी सवाल है तो आप पूछिए यहां तक। अभी तक मैंने कंडीशंस एक्सप्लेन नहीं किए, अभी बस मैं कंडीशन पे आऊंगा, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। चेक कीजिएगा यहां तक। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अमालगमेशन AS14 का मेन पार्ट समझने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बॉटम लाइन इंट्रोड्यूस करवाई है। परचेज कंसिडरेशन इज लिटरली नथिंग, इट इज जस्ट लाइक स्टार्टर्स। मेन कोर्स अभी आना बाकी है। सिंपल सी चीज है, दो टाइप के अमालगमेशंस है, मर्जर, परचेज। मर्जर के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। परचेज के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? परचेज मेथड। अब ये दोनों कैसे बनते हैं? तो 5 कंडीशंस है। तो अब हमें कुल मिलाकर 3 चीजें पढ़नी है आज के लेक्चर में। और पहला, ये 5 कंडीशंस पढ़नी है। दूसरा, हमें मेथड पढ़नी है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और तीसरा, हमें परचेज मेथड पढ़नी है। तो ये तीनों चीजें अब हमें पढ़नी है यहां पर एक एक करके। चेक कीजिएगा सभी जने यहां तक सबको क्लियर है क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूं। सब लोगों ने लिख रखा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक एक कर इनकी मेथड्स को देखते हैं, कंडीशंस को देखते हैं। नाउ दोस्तों, ये जो कंडीशंस है ये मैंने नहीं बनाई है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की कंडीशंस है। तो मैंने क्या किया है, जो मेन कंडीशन है उसको लिखा है येलो कलर से, और उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन है जो मैंने रेड और ग्रीन कलर से लिखा है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहां पर बात चल रही है जंवर जी की और जंवरी जी के विवाह के प्रस्ताव के बारे में। तो यहां पर विवाह का मंडल ना, या परिवार का माहौल कुछ इस तरीके से बना है। 1 मिनट में आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूं, थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूं। अब जंवर जी आए हैं अपने परिवार में पिताजी के पास, और पिताजी के सामने लेकर आ गए जंवरी जी को। जंवरी जी तुरंत पांव पड़ लेती है, पैरी पोना पिताजी, एक चुटकी सिंदूर पिताजी। तो जंवरी जी ने तुरंत पैर पकड़ लिए। अच्छा, जंवरी जी को देखकर पिताजी भी एकदम सदमे में कि भैया ये चल क्या रहा है, भैया ये हो क्या रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ऐसी तो चीज कभी उम्मीद भी नहीं की थी अपने बेटे से, ये क्या कर क्या दिया बेटे ने। पिताजी भी हैरान, पिताजी भी परेशान कि भाई अब करें तो करें क्या, किस तरीके से चीजों को टैकल करें, किस तरीके से चीजों को हैंडल करें। तो अब जंवर जी ने पूरी बात पिताजी को बता दी कि हम भैया कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, क्या कांड हो गया हमारे बीच में, अब ये वो। तो अब सारी चीजें तो हो गई। तो अब जंवर जी के पिताजी ने पूरे परिवार को बुलाया है, और जंवरी जी के भी पूरे परिवार को बुलाया है। और अब माहौल कुछ ऐसा बना है, फोकस कीजिएगा, माहौल कुछ ऐसा बना है कि यहां पर बैठे हैं जंवर जी के पिताजी, नहीं जंवरी जी के पिताजी पिंक कलर में, और सामने बैठे हैं जंवर जी के पिताजी ब्लू कलर में। जंवरी जी के पिताजी के पास यहां पर खड़ी है जंवरी जी, और जंवर जी के पिताजी के पास यहां पर खड़े हैं जंवर जी, ठीक है। अब पूरे परिवार को जमा किया गया है, मतलब जंवर जी के साइड से यहां पर आप देखेंगे सारे फैमिली मेंबर हैं, मम्मी, भैया, भाभी, बुआ, फूफी, मौसी, मौसाजी, दूसरे भैया, दादी, दादाजी, ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, सभी जने ऐसा सेमाई सर्कल बनाकर बैठे। जंवरी जी के यहाँ पे भी माहौल कुछ ऐसा ही है, पूरा के पूरा HUF बना रखे हैं भैया जी ने। यहाँ पर सारे रिश्तेदार, बुआ, फूफी, दूसरी बुआ, दूसरे फूफी, पड़ोसी वाली आंटी, उनकी बेटी जिसके साथ चक्कर चल रहा था, ये सामने वाली आंटी जी, ये दूर के रिश्तेदार, चाचा जी, ये मुंह बुलाए मामा जी, ये सब जने, ऐसा पूरा दोनों फैमिली का ऐसा अखाड़ा लगा है भाई, अखाड़ा। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, ये अखाड़ा काहे लगा है, यहां पर सवाल क्या है? सर यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ बवाल है। नहीं, यहाँ सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या बच्चों को शादी की रजामंदी दी जाए? क्या बच्चों को शादी की रजामंदी दी जाए और अरेंज मैरिज कराई जाए? क्या बच्चों को शादी की रजामंदी दी जाए और अरेंज मैरिज कराई जाए? ये तो है पहला प्रस्ताव। परिवार को लेते हैं थोड़ा नीचे। दूसरा प्रस्ताव पता है क्या है?
This is proposal number 1. What is proposal number 2? Understand. Proposal number 2 is क्या बच्चों को डिसओन कर दिया जाए, और वह भाग कर शादी कर ले। ये है प्रस्ताव नंबर 2। अगर पहला प्रस्ताव होता है कि क्या बच्चों को रजामंदी दी जाए और अरेंज मैरिज कराई जाए धूमधाम से, अगर ऐसा होता है तो ये कहलाएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। क्या कहलाएगा मुन्ना? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो भैया फिर हम वहां पर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करेंगे, मतलब हाथों हाथ तिलक होगा, हाथों हाथ शगुन दिया जाएगा, मामा मामा के गले मिलेगा, मौसा मौसा के गले मिलेगी, भुआ फूफा के गले में, भुआ भुआ के गले मिलेगी, फूफा फूफा के गले मिलेंगे, विषय खत्म। लेकिन अगर दूसरा प्रस्ताव होता है कि क्या बच्चों को डिसोन कर दिया जाए, तुमने हमारा मुंह काला किया है, समाज में हमारे सामने ये किया है वो किया है, तो तुमको जो करना है कर लो, आज से तुम हमारे बच्चे नहीं, हम समझ लेंगे हमारे बच्चे हमारे लिए हमेशा के लिए मर गए। तो ये बन जाएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यहां तक सबको क्लियर हुआ कि बेटा 5 कंडीशंस तो अभी मैंने पढ़ाना चालू नहीं किए, अभी तक तो मैं सिर्फ बैकग्राउंड बना रहा हूं। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? जरा ये बताइए। गिफ्ट की बात, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिसीजन कैसा लिया जाए, कि ऑप्शन ए सेलेक्ट करें या ऑप्शन बी सेलेक्ट करें। तो जंवरी के और जंवर जी के पिताजी दोनों मिलते हैं और थोड़ा साइड में जाकर डिस्कशन करते हैं, थोड़ा साइड में जाकर डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये प्रस्ताव को सबके समक्ष कैसे रखा जाए, किस तरीके से डिसाइड किया जाए कि जंवरी और जंवर का विवाह धूमधाम से अरेंज मैरिज होगा या इनको हम आज हमारी जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो दोनों के दिमाग में आता है, ये दोनों बैठकर कुछ पॉइंटर्स लिखते हैं और ये दोनों बैठकर बोलते हैं कि हम ऐसे 5 रिजोल्यूशंस बनाते हैं, हम ऐसे 5 रिजोल्यूशंस 5 प्रस्ताव बनाते हैं जो हम हमारे परिवार के सदस्यों के सामने रखेंगे। अगर पांचों प्रस्ताव पे ध्यान से सुनिएगा बरखुरदार, अगर पांचों प्रस्ताव पे हमें सबका अप्रूवल मिल जाता है तो रजामंदी से शादी होगी, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बन जाएगा। लेकिन अगर एनी प्रपोजल इज रिजेक्टेड, अगर पांचों में से किसी भी प्रस्ताव पे रिजेक्शन मिलता है तो भैया जी हम हाथों हाथ इनको कहेंगे, ए जौरी आज से तू नहीं है मेरी बौरी, चल निकल यहां से, पहली फुर्सत से हटा सावन की घटा, आज से तू मेरी बिट्टो नहीं। और वैसे ही जंवर जी को भी बोलेंगे उसके पिताजी, चल आज से सारी प्रॉपर्टी जो है तेरे बड़े भैया की, तू हमारी प्रॉपर्टी से बेदखल, चल एक जोड़ी तेरा कपड़ा ले, निकल यहां से, क्योंकि नंगा अच्छा नहीं लगेगा बाहर, चल निकल निकल निकल, पहली फुर्सत में निकल रही छुआ यहां से। ठीक है, तब यहां पर ये दोनों के पिताजी ने मिलकर डिसाइड किया। दोनों के पिताजी आकर बैठते हैं, थोड़ा माहौल बनाते रहे। सर आज स्टाइल नहीं मार रहे हो सर, ऐसा हेडफोन लगा के स्टाइल नहीं मारने, स्टाइल नहीं मार रहा हूँ, आज मेरा माइक्रोफोन इनपुट यहां से जा रहा है आपके सिस्टम, इसीलिए स्टाइल कैसे मारूंगा, गरीब आदमी मैं, गरीब मम्मी। चलो नो प्रॉब्लम। सबसे पहले पहला प्रस्ताव, आपकी 5 कंडीशंस है आपके सामने ओपन होनी चाहिए, मैं भी धीरे धीरे करके ओपन करूंगा, लेकिन एक एक कर प्रस्ताव शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रस्ताव, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। अब यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं, हमारे इस उदाहरण में ट्रांसफरर कंपनी कौन है, ट्रांसफरी कंपनी कौन है। हमारे इस उदाहरण में ट्रांसफरर कंपनी मतलब जंवरी है और ट्रांसफरी कंपनी मतलब जंवर है। स्वाहा, बहुत बढ़िया। पहला प्रस्ताव
जवरी के पिताजी जवरी से पूछते हैं, झूम करके देखें, थोड़ा पिताजी और बेटी के रिश्तों में गहराई लेकर आए और कैमरामैन जरा फोकस करें। ओ, कैमरामैन ने फोकस कर दिया। तो जवरी के जो पिताजी है, जवरी के पिताजी जवर से पूछते हैं, जवरी से पूछते हैं, अपनी बेटी से पूछते हैं, क्या तुम इसे तन मन और धन से स्वीकार करती हो क्या? तो जवरी कहती है, मैं इसे ऑलरेडी तन से स्वीकार कर चुकी हूं, मैं इसे ऑलरेडी मन से स्वीकार कर चुकी हूं, मैं बस इसे धन से स्वीकार करना चाहती हूं। मतलब क्या? मतलब पहली कंडीशन समझना, शादी कब होगी? शादी कब होगी? जब आप किसी को तन मन धन से स्वीकार करते हैं, तन मन धन से। ऑल द एसेट्स, एक पॉइंट पे फोकस करना, पहला वर्ड ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। वापस पिताजी और बेटी की गुफ्तगू चल रही है, उनके पास चलते, कैमरामैन जरा फोकस करिए। पिताजी अपनी बेटी से कहते हैं, देख बेटा, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मजाक मस्ती अपनी तरफ है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आएगा। बेटा तू मेरे को एक बात बता, क्या तूने इस लड़के की सारी जांच पड़ताल कर ली है? क्या तू पूरी तरह संतुष्ट है कि ये जो लड़का है ये तेरे लिए ठीक है? क्योंकि बेटा जब तुम किसी से शादी करते हो तो तुम उसको उसकी अच्छाई और उसकी बुराई के साथ कबूल करते हो। अगर मैं तेरे लिए दूल्हा ढूंढता था तो मैं उस लड़के का बैकग्राउंड चेक करता था, उसके ऑफिस में जाकर जांच पड़ताल करता था, रिश्तेदारों के बीच में जांच पड़ताल करता था, सारी जानकारी निकालता था, और फिर बाद में जब मैं संतुष्ट होता था, सेटिस्फाई होता था, तो ही मैं तेरी इससे शादी करता था। तूने क्या ये जांच पड़ताल की है? क्या तू इससे सेटिस्फाई है? बेटा देख, इस लड़के के नाम में ही है केशव। केशव का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण के साथ आती है गोपियां, और गोपियों में होती है रासलीला। बेटा जौहरी, तू मेरे को बस इतना बता दे, क्या तू इस लड़के को तन मन धन से स्वीकार कर सकती है क्या? जौहरी कहती है, हाँ पिताजी, कबूल है। सेम डिस्कशन इधर भी चल रहा, जौहर जी के और जौहर जी के पिताजी के बीच में सेम डिस्कशन चल रहा। जौहर जी के पिताजी भी बोले, बेटा देख जमाना खराब है, आजकल लड़कियों का ना बहुत चलता है बाहर, तो तू ये देख ले भाई, फिर बाद में तुम दोनों के बीच में कोई परेशानी हुई तो हमको मत बोलना, क्योंकि फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुझे ये चलेगा क्या? तो क्या ट्रांसफरी कंपनी, ध्यान से पढ़ो, ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज लेकर जा रही है? अगर हाँ तो विवाह संपन्न हुआ, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, नहीं तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। स्वाहा। समझ में आया? पहली कंडीशन, all the assets and liabilities of the transferor company are taken over by the transferee company. If transferee company becomes selective while taking over assets and liabilities, then it is violation of this condition. अगर ट्रांसफरर कंपनी थोड़ा सा भी सेलेक्टिव होता है कि भैया मेरे को जौहरी का तन होना, मेरे को जौहरी का धन होना, पर मेरे को जौहरी का मन नहीं होना, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर ऐसे किया तो वो बन जाएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, और अगर तीनों चीजें होना तो ये क्या बन जाएगा? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। पहली कंडीशन सबको समझ में आई क्या? चेक करो अच्छे से। उम्मीद करता हूं हमारे रौनक भैया ये ना कहें कि सर आप तो आज पहले से ही लिख कर लेकर आए हैं। ये सबको समझ में आया? पहली कंडीशन देखो, नॉर्मली दोस्तों क्वेश्चन में दिया होता है कि कौन सी मेथड यूज करनी है, बट अगर नहीं दिया है तो आपको अपनी खोपड़ी चलानी पड़ेगी। और खोपड़ी कैसे चलानी पड़ेगी? ये पांचों कंडीशन को अप्लाई करके देखना पड़ेगा। अगर ये पांचों कंडीशन को अप्लाई करने से आंसर आता है यस 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 यस, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, नहीं तो परचेस मेथड। करेक्ट? क्लियर हो गया? पक्का? अच्छा, रौनक नहीं बोला था, कौन बोला था? वो दूसरा वाला कौन था जिसने बोला था? सर आप फॉर्मेट बना के लिखे थे। देख अब थोड़ी तो रोस्टिंग बनेगी भाई, ऐसे तो है नहीं। अब ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं ना, मैं थोड़ा तो मजे लूंगा भाई तेरे। अब ऐसे बोला है तो थोड़े तो मजे लेने बनते ही है ना। चलो प्रतीक, हाँ प्रतीक मिश्रा जी,
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सेकंड कंडीशन को बाद में देखते हैं, अब आते हैं थर्ड कंडीशन। चलो देख लेते हैं, सेकंड ही देख लेते हैं पहले सीक्वेंस से। पहले कंडीशन क्लियर होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, मतलब सेलेक्टिव नहीं होना। अगर सेलेक्टिव हुए तो परचेज, और सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेकर गए तो मर्जर। सेकंड, अब समझिएगा, हम आते हैं लड़की वालों के परिवार में, जरा जूम करते हैं। अब पिताजी ने कहा कि भैया अब हम सभी रिश्तेदारों की रजामंदी लेंगे, जितने भी रिश्तेदार बैठे हैं ना, सभी रिश्तेदारों की रजामंदी लेंगे। तो पिताजी क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी रहे हैं, क्योंकि सीए रहे हैं, सीएस रहे हैं, तो पिताजी जो है अपने सभी रिश्तेदारों को कहते हैं भैया हम अभी इस रिजोल्यूशन को पुट टू वोट करेंगे, आपको इस पे रिजोल्यूशन पे वोट करना है कि आप इससे सहमत है या असहमत है। मतलब डू यू वोट इन द फेवर ऑफ रिजोल्यूशन और अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। भैया मतलब इतने टेक्निकल है पिताजी। हाँ, तो पिताजी क्या करते हैं, सबको यहाँ पर वो वोटिंग मीटर दे देते हैं हाथ में, कौन बनेगा करोड़पति वाला, और सबको बोलते हैं कि अगर आप जवर के साथ रिश्ते के इस प्रस्ताव पर सहमत है तो आप यस दबाएं, नहीं तो आप नो दबाएं। अब देखो जौहरी जो है ना, ये कहीं ना कहीं जानती थी, दोनों बच्चे जानते थे कि इनके जो पापा है, ये दोनों पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो इन दोनों को पता है कि हमारे जो पापा ये कहीं ना कहीं पोल तो लेंगे, वोटिंग तो करेंगे, और कहीं ना कहीं इनको डर भी है, क्योंकि पिताजी का सिंपल प्रपोजल है, अगर 90% लोगों ने, ध्यान से सुनना, अगर 90% लोगों ने फेवर में वोट किया तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब अगर देखो शादी नहीं होने का तो प्रस्ताव ही नहीं है, 90% से ज्यादा लोगों ने अगर वोट किया तो शादी अरेंज मैरिज होगी, नहीं तो तुम भागकर शादी कर लो। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया, प्रस्ताव क्लियर हो गया, रिजोल्यूशन क्लियर है। अब जौहरी को और जंवर को ये पहले से ही पता था, मैं फ्लैशबैक में जाकर स्टोरी बता रहा हूं कि हमारे पापा ऐसे वोट लेंगे, 90% का लिमिट रखेंगे। तो इन दोनों ने पता है क्या किया, पहले से ही ना कुछ लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। जौहरी ने क्या किया, इधर बैठे जीजू को, इधर बैठी दीदी को, फिर दीदी के बगल में ये बुआ जी को, ये फूफा जी को, ये मौसी को और ये मौसा जी को, 6 जनों को ना अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया जौहरी ने, 6 जनों को। और इनको बोला कि जब भी पापा वोट डालने को बोलेंगे ना, तुम तो हमारे फेवर में ही वोट डालना। ये 6 जने फुल ऑन इन्फ्लुएंस में। लेकिन जौहरी ये भूल गई कि जौहरी जिस पेड़ की टहनी है, पिताजी खुद वो पेड़ है। पिताजी ने जब वोटिंग चालू करवाई उसके पहले एक प्रोविजो ऐड कर दिया, ध्यान से सुनना। पिताजी कहते हैं कि अब आप सब जने जवर और जौहरी के रिश्ते के लिए वोट करेंगे। तो जौहरी खुश कि मैं तो वोट जीतने ही वाली हूं। क्यों जीतने वाली हूं? क्योंकि मैंने यहां पर सेटिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6, सेम कार्यक्रम जौहर के यहां पे भी चल रहा है, बट अभी जौहरी इन फोकस, सेम कार्यक्रम। तो जौहरी एकदम रिलैक्स्ड है, क्योंकि जौहरी को पता है कि मेरा तो वोटिंग पास होना ही होना है, क्योंकि मैंने तो लोगों को फुल ट्रस्ट में लेके रखा है। लेकिन जौहरी ये भूल गई कि जौहरी के पिताजी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है। जौहरी के पिताजी कहते हैं सब जने यहां पर वोट करेंगे और हम देखेंगे कि 90% वोट अचीव होता है। अगर 90% से ज्यादा लोगों ने फेवर में वोट किया तो अरेंज मैरिज, नहीं तो ये भाग के शादी करेगी। लेकिन फिर जौहरी जी के पिताजी ट्विस्ट मारते हैं, एक्सेप्ट तुम जो 6 लोग हो, तुम वोट नहीं करोगे। जौहरी की मम्मी जरा जाकर इनके हाथ से वोटों की मशीन छीन लो। पिताजी रॉक्स, जौहरी शॉक्स। पिताजी कहते, पिताजी बेटा बड़े होशियार है, बड़े होशियार है। पिताजी को पता है कि जौहरी ने पहले इन 6 लोगों के साथ सेटिंग रखी है। पिताजी ने वोटिंग के कैलकुलेशन में इन 6 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। समझे? पिताजी रॉक्स, जौहरी। मतलब अब समझना, अब यहां पर वोटिंग कौन करेंगे? एक्सटर्नल वाले लोग करेंगे। डिस्क्वालिफाइड, 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 डिस्क्वालिफाइड। अब पिताजी कहते हैं कि बाकी जो लोग हैं जो जौहरी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो लोग इस रिजोल्यूशन पे वोट करेंगे, और उनमें से 90% लोगों ने अगर सहमति जताई, हाँ
तो हम अरेंज मैरिज करेंगे, नहीं तो यहाँ पर अरेंज मैरिज नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंडीशन सबको समझ में आई? ये सेम चीज झंवर के यहां पर भी होगी। अब इसकी कंडीशन क्या है टेक्निकली पढ़ते हैं। shareholders holding not less than 90% of face value of equity shares held by transferee company should agree to become the shareholders of transferee company except the shares held by transferee company itself or through its nominees or through its subsidiaries। मतलब क्या? खामोश समझिएगा। shareholders holding not less than, what is the meaning of the word not less than? Minimum. Shareholders holding minimum at least 90% of the face value of equity shares of transferor company should agree to become the shareholders of the transferee company। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, अगर ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो ये दो परिवारों की शादी हो रही है, सिर्फ जवर और जवरी की नहीं हो रही है। तो अगर दो परिवारों की शादी हो रही है तो लड़की के मामा, लड़के के मामा, मामा मामा, लड़की की मौसी, लड़के के मौसी, मौसी मौसी, लड़की की बुआ, लड़के के बुआ, बुआ बुआ। समझ रहे हो? दो परिवारों का मिलन है। तो सबसे पहले परिवार की रजामंदी होनी चाहिए। और कितनी? minimum 90% of the equity shares of transfer company agrees to become the shareholders of the transferee company except, हटा दिया है कुछ लोगों को, कौन? except shares held by transferee company itself। अगर ट्रांसफरी कंपनी खुद वन ऑफ द शेयर होल्डर है ना ट्रांसफरर का, तो वो वोट नहीं कर सकता। और थ्रू इट्स नॉमिनीज, चलिए ट्रांसफरी कंपनी खुद ट्रांसफरर का शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन उसका एक नॉमिनी वहां पर बैठा है। नॉमिनी का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठा है। और थ्रू इट्स सब्सिडरी कंपनीज। अगर ऐसा है तो इन लोगों को हटाना पड़ेगा। इन लोगों को क्यों हटाना पड़ेगा? बिकॉज इनका तो इन्फ्लुएंस रहेगा, इनका जो डिसीजन होगा वो तो बायस्ड डिसीजन होगा। ये तो कभी भी फेवर में ही वोट डालेंगे, ये तो यही बोलेंगे कि हाँ हमें इस कंपनी के साथ अमालगमेशन कर लेना चाहिए। दोस्तों ये कंडीशन क्यों बनी है? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में फ्रॉड होता था इस तरीके से। जहां पर कॉमन डायरेक्टर्स होते थे वहां पर फ्रॉड होता था, इन्फ्लुएंस किए जाते थे डिसीजन, और उसका फाइनली नुकसान होता था शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी एक्ट ने ऐसा ना हो, इस वजह से ये एक कंडीशन बना दी है। तो अब यहां पर देखो मैंने रेड कलर से क्या लिखा है, देयर मस्ट बी एन अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट और यूनानिमस अप्रूवल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी रेडी टू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर परिवार की रजामंदी है तो ही धूमधाम से शादी हो सकती है, तो ही अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। नहीं तो लड़का लड़की को बोलो जैसे तुम इतने समय तक गायब थे, तुम गायब रहो, हमारी नजरों से दफा हो जाओ, आज से तुम हमारी जायदाद से बेदखल, तुम भागकर शादी कर लो, तो वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस हो जाए। सभी जने कंडीशंस रिपीट करेंगे, बोलेंगे शेयर होल्डर्स होल्डिंग not less than 90% of face value of equity shares of transferor company agrees to become the shareholders of the transferee company except the shares held by transferee company itself or through its nominees or through its subsidiaries। समझ में आया? तो ये है दूसरे नंबर की कंडीशन। क्लियर हुआ सभी लोगों को? है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पक्का? थैंक यू सो मच रौनक भाई। क्लियर हो गया? तो पहली कंडीशन क्या थी? ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। नंबर 2, शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एग्रीज टू बिकम्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। यहां तक सबको क्लियर है क्या? चेक कर लीजिएगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? पक्का? नाउ कंडीशन नंबर 3, the transferee company discharges entire purchase consideration to the shareholders of transfer company only by way of issue of equity shares except the fractional part that can be paid in cash। मतलब क्या? अब समझिएगा, अगेन थोड़ा ड्रामेटाइज करके समझाता हूं, समझने में आसानी होगी, मजा आ रहा होगा सबको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मजा आना ही चाहिए। जब दूसरों के घर पे शीशों पे पत्थर पड़ते हैं और कांच फूटते हैं तो तमाशा देखने वालों को मजा ही आता है। तो अभी हमारी वही किरदार चल रहा है, ठीक है? अब यहां पर हुआ ये, चलिए पहले दो प्रस्ताव यहां पर स्वीकार हो गए, तो जवहरी के पिताजी और जवहर के पिताजी रीजनेबली एक दूसरे से अपने परिवार के डिसीजन से संतुष्ट है। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक टी ब्रेक लेते हैं, वापस दोनों जने साइड में जाते हैं, अलग से बात करते हैं, ठीक है? एक अलग चाय पे चर्चा। तीसरा नंबर जो प्रस्ताव है वो इन दोनों के बीच में, क्योंकि अब बात हो रही है
उस चीज की जो होनी नहीं चाहिए, और वो है दहेज की। जंवर जी के पिताजी कहते हैं, अंकल जी प्रणाम, सिर्फ स्टोरी के किरदार में थोड़ा सा मेरे को विलन बनाना पड़ेगा, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमें क्षमा कर दीजिए, बस ये थोड़ा सा किरदार है, मतलब आपको पता है मसाला मस्ती के बिना तो पिक्चर हिट नहीं होगी, थोड़ा सा पिक्चर हिट करने के लिए हमें आपको थोड़ा सा मतलब नेगेटिव रोल देना पड़ेगा, है ना। तो जंवर जी के पिताजी दहेज की बात छेड़ते हैं जवरी जी के पिताजी से, तो जवरी जी के पिताजी भी वहां आते हैं। जंवर जी और जवरी जी के पिताजी आपस में बात करते हैं कि हमारे परिवार में 2 प्रस्ताव तो स्वीकार हो चुके हैं, 5 प्रस्ताव है टोटल, 2 स्वीकार हो चुके हैं, तीसरा प्रस्ताव सिर्फ हम दोनों के बीच में, इसमें परिवार की कोई जरूरत नहीं। जंवर जी के पिताजी जवरी के पिताजी से कहते हैं, माल कितो देवला, ओ बताओ माल कितो देवला, बाकी तो सब बात ठीक है, छोरी ब्याह वो सब ठीक है, पीसा कितना मिलेला, हैंगो पहली तो बताओ पीसा कितना मिलेला। जंवर जी के पिताजी मारवाड़ी में जवरी के पिता से कहते हैं, माल कितना दोगे, लड़की वड़की तो सब ठीक है, माल कितना दोगे। अब जवरी जी के पिताजी अब यहां पर अपनी बेटी की साइड, पेट की बेटी है बेटा, खून का रिश्ता है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे, है ना, बेटी है, बेटी की साइड लेकर बोलते हैं, माल तो मैं भरपूर दूंगा, माल तो मैं भरपूर देसू, थोड़ा मारवाड़ी में फिर बाद में फीलिंग के साथ, माल तो मैं भरपूर देसू, और एक चीज समझ लीजो समझी जी, एक चीज समझ लीजो सगा जी, माल तो मैं भरपूर देसू, पर जितो माल मैं देसू वो पूरो रो पूरो माल मारी बेटी ने देसू, मैं हैंग गहना मारी बेटी ने देसू, मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट मारी बेटी रे नाम रा कराऊंगा, मैं थाने की माल नहीं देसू, हमें थे हमारी बेटी ने, बेटी समझ ने राख सको तो राख लो, नहीं राख सको तो हमारी मैं कहवा मने आ शादी मंजूर होनी है। मतलब क्या, अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन, जंवरी के पिताजी बड़ा स्मार्ट मूव करते, जैसे ही जंवर जी के पिताजी ने डिमांड रखी कि अब आप दहेज कितना देंगे, जंवरी के पिताजी ने कहा कि माल तो मैं भरपूर दूंगा, इतना दूंगा कि आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन मैं माल जितना भी दूंगा वो पूरा के पूरा माल सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के नाम पे दूंगा, मैं सारे गहने सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी को दूंगा और मेरी बेटी के पास ही रहेंगे, वो और कहीं नहीं जाएंगे, मैं पैसा भी दूंगा लेकिन मैं ये पैसा भी सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के नाम पर एफडी करवाऊंगा, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बेटे के हाथ में हमें 1 रुपया देने वाला नहीं, अगर मंजूर है तो बोलो, नहीं तो अभी हम उड़ जाते हैं। जंवर जी रा पिताजी सोचियो कि मारो छोरो जी को है केशव, और छोरो घणो होशियार है, और छोरो घणो होशियार है, और मालदार छोड़ी ने पटायो है, मालदार छोरी ने पटा। जंवर जी रे पिताजी ने ठाए कि मारो जी को छोरो है, मारो छोरो बराबर इन छोरी ने सीसी में उतार ले, धीरे धीरे करने बिका सगड़ा गहना, बिके कने रो सगड़ो पीसो खुद रे कने ले लेसी। हिंदी में, पिताजी is very happy, जंवर जी पिताजी is very happy, जंवर जी पिताजी नो my son turkey number 1, my son very strategic move, my son pataing very rich girl, my son is very smart, my son will definitely ensure that he gets all the jewelry and cash from जवरी। ऐसा पिताजी को लगता है, पर जंवर का जो प्यार है वो सच्चा वाला प्यार है, तन मन धन वाला प्यार है, ऐसा नहीं, पर वो पिताजी टॉक्स। तो अब भाई साहब जंवर जी के पिताजी कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, और जंवरी के पिताजी भी कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। कंडीशन नंबर 3 पे ठप्पा लग गया, कंडीशन नंबर 3 पास्ट। क्या है कंडीशन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। The transferee company discharges the entire purchase consideration to the shareholders of
the transferor company only by way of issue of equity shares except the fractional part that can be paid in cash. इसका मतलब क्या भैया, हम परचेस कंसिडरेशन में कैश नहीं देंगे, हम परचेस कंसिडरेशन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं देंगे, हम परचेस कंसिडरेशन में डिबेंचर्स नहीं देंगे, हम परचेस कंसिडरेशन में कोई और एसेट नहीं देंगे। अबे तो दोगे क्या? हम परचेस कंसिडरेशन में, हम मतलब ट्रांसफरी कंपनी कहती है, ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम परचेस कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स देंगे। अगर पूरा के पूरा परचेस कंसिडरेशन जो है दोस्तों, इट इज डिस्चार्ज ओनली बाय वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो ही जाकर रिश्ते आगे निभेंगे। समझ में आ रहा है? अगर यहां बात सिर्फ पैसों की हुई ना, तो ये रिश्ता चलने वाला नहीं है, ये रिश्ता निभने वाला है। समझिएगा, आपको ये सोचना है कि आप जेन्युइनली शादी करना चाहते हैं या आप सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आप जेन्युइनली शादी करना चाहते हैं तो वो मर्जर कहलाएगा, और वो मर्जर कब कहलाएगा? जब बराबर इक्विटी शेयर्स ही दिए जाए, क्योंकि इक्विटी शेयर्स तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर पैसों के लिए शादी हो रही है ना, तो ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। ठीक है सर, फिर ये लास्ट वाले पार्ट का मतलब क्या है? इसको कहते हैं अंडरस्टैंड, इसको कहते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्ट द फ्रैक्शनल पार्ट दैट कैन बी पेड इन कैश। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, फोकस कीजिएगा। सपोज कीजिए कि ट्रांसफरर कंपनी का एक शेयर है 150 रुपए का, और ट्रांसफरी कंपनी का एक शेयर है 60 रुपए का, 60 रुपीज का। अब ट्रांसफरर कंपनी मतलब जो कंपनी बिक रही है उसका शेयर महंगा है, और जो कंपनी खरीद रही है उसका शेयर सस्ता है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब अगर मैं यहां पर शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालूंगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शेयर एक्सचेंज रेशियो मतलब इसके कितने शेयर्स के बदले इसके कितने शेयर्स दिए जाए। तो अगर मैं ये शेयर एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करता हूं, तो ट्रांसफरर का शेयर है 150 रुपए का, ट्रांसफरी का है 60 रुपए का। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो यहां पर शेयर एक्सचेंज रेशियो आता है 2.5। अब ये 2.5 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी देयर विल बी 2.5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। मतलब ट्रांसफरी कंपनी अपने 2.5 शेयर्स देगी फॉर एवरी इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। इसका मतलब होता है शेयर एक्सचेंज रेशियो। मेरे को एक बात बताओ, प्रैक्टिकली आप 2.5 शेयर्स दे सकते हो क्या? कैन यू इशू शेयर्स इन फ्रैक्शन? द आंसर इज नो, यू कांट इशू शेयर्स इन फ्रैक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? क्योंकि ये कंडीशन तो कहती है that the entire purchase consideration is discharged only and only by way of issue of equity shares। लेकिन यही कंडीशन में एक एक्सेप्शन भी है, वो क्या कहता है? एक्सेप्ट द फ्रैक्शनल पार्ट दैट कैन बी पेड इन कैश। दोस्तों, आप 2.5 इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, तो अब यहां पर सेटलमेंट कैसे होगा समझना। दिस मींस दैट ट्रांसफरी कंपनी विल गिव 2.5 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर of transfer company, but they cannot issue shares in fraction, that is 0.5। hence for 0.5 शेयर, आधे शेयर के बदले they will pay cash। उनका एक शेयर कितने का है? 60 रुपए का। तो हाफ शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 60 इंटू 0.5, 30 रुपीज। तो अब वो क्या करेंगे? टू एवरी 1 इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी दे विल गिव 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड दे विल ऑल्सो पे 30 रुपीज इन कैश। नाउ इफ दे डू सो, if they do so, will it amount to violation of condition number 3? The answer is no। but sir, condition number 3 में बोला तो है that the entire purchase consideration should be discharged only and only by way of issue of equity shares। allowed ही नहीं है सर, कुछ और ऐसा बोला है, तो ऐसा कैसे चलेगा? understand, except the fractional part that can be paid in cash, ये बोला है। सर एक बात बताइए सर, सपोज हम यहां पर एक शेयर के बदले एक ही शेयर देते थे और बाकी 30 और एक शेयर का पैसा 60, अगर 90 रुपीज हम कैश में देते थे तो ये क्या होता था? तो ये वायलेशन हो जाता था इस कंडीशन का। ये कंडीशन का फंडा बहुत सिंपल है। द ट्रांसफरी कंपनी डिस्चार्जेस एंटायर परचेज कंसिडरेशन टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी ओनली बाय वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्सेप्ट द फ्रैक्शनल पार्ट दैट कैन बी पेड इन कैश। Only fractional part can be paid in cash, guys. Other than fractional part,
you cannot pay cash. Check all of you. Is this clear to all of you? Yes or no? चेक कर लो सभी जन. पक्का? क्लियर? 100%? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है ना? कंडीशन नंबर 3, ये दोनों के पिताजी के बीच में बात हुई है. कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, अब समझिएगा. अब यहां पर साइड में कौन कौन आते हैं समझिएगा. साइड में आएंगे जवरी के पिताजी, और जवरी के पिताजी अब साइड में बुलाते हैं अपने होने वाले दामाद मतलब झंवर को. कैमरामैन जरा फोकस करो. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में गुफ्तगू हो रही. जवरी के पिताजी चौथी नंबर की कंडीशन के लिए झंवर से बात करते हैं. जवरी के पिताजी कहते हैं, जवरी के पिताजी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने मेरी बेटी को बहुत नाजों से पाला पोसा है, पाल पोस के बड़ा किया. मैं खुद एक ही एसी अफोर्ड कर सकता था, वो भी मैंने उसके कमरे में लगाया ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना हो. हम गीले में सोए हैं, उसको सूखे में सुलाया. हम भूखे सोए हैं, उसको खाना खिलाया, पर उसको कभी कोई कमी नहीं होने दी है. उसकी आंख में एक आंसू नहीं आने दिया. मेरी जिंदगी में मैंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी की कमाई बस अपनी बेटे की एजुकेशन पे लगा दी, क्योंकि मेरी बेटी की इच्छा है कि मैं पढ़ूं, मेरी बेटी की इच्छा है कि मैं काम करूं. हाँ तो सीए गरीब भी तो हो सकता है अक्षय कुमार भाई, गरीब भी तो हो सकता है. तो अबे हंसाओ मत यार, मतलब कैरेक्टर में आ गए हो यार तुम, मतलब हंसा रहे हो यार, ये गलत है यार. मतलब मेरी एक्टिंग की धज्जियां उड़ा रहे हो यार तुम लोग. मतलब फील लेकर मैं इतनी फीलिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ यार, एकदम ऐसा का क्लास. तुम यार मेरे कैरेक्टर से बाहर निकाल रहे हो बेटा, ऐसा ब्रेक नहीं लाते बीच में, है ना. चलो वापस. नाजों से पाला पोसा है अपनी इस बेटी को, बहुत पढ़ाई करवाई, क्योंकि मेरी बेटी चाहती है कि मैं जॉब करूं, एमएनसी में जॉब करूं. बेटा झंवर, मैं तुमसे चौथे प्रस्ताव के तौर पर यह पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या शादी के बाद तुम मेरी बेटी को जॉब करने दोगे या नहीं. अगर तुम शादी के बाद मेरी बेटी को वैसे ही रहने की इजाजत देते हो जैसे वो अभी रह रही है, जिस आजादी से वो अभी रह रही है, खुल के वो रह रही है, जो उसके खर्चे हैं, जैसे वो रहना चाहती है, जो उसका लाइफस्टाइल है, सब कुछ वैसा वो अगर तुम करने देते हो तो मेरी तरफ से हां है, वरना मेरी तरफ से ना है. तो जंवर कहता है अपने फादर इन लॉ से, आई मीन होने वाले फादर इन लॉ से, क्या मैं आपको पापा बुला सकता हूं? पापा आप बिल्कुल चिंता ना करो, जितने प्यार से आपने जवरी को पाल पोस के बड़ा किया है, उससे ज्यादा मैं प्यार दूंगा उसको. मैं उसको वो हर चीज दूंगा जिसकी उसे जरूरत है. मैं उसे आजादी दूंगा, मैं उसे स्पेस दूंगा, मैं उसे जॉब करने दूंगा, और मैं घर पे बैठ के आराम करूंगा. वो जाएगी कमाएगी और मैं घर पे खाना बनाऊंगा. पापा जी, पापा जी आप चिंता मत करिए, मेरी तरफ से ये प्रस्ताव कबूल है, कबूल है, कबूल है. ओ माय गॉड, चौथा रेजोल्यूशन भी यहां पर कबूल होता है. दोनों अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं. पढ़ते हैं कंडीशन नंबर 4. कंडीशन नंबर 4 है that the transferee company intends to continue the same line of business which the transferor company was doing before amalgamation. मतलब क्या, अमालगमेशन से पहले ट्रांसफरर कंपनी जो भी चीजें कर रही थी, जो भी बिजनेस कर रही थी, तो हमारे एग्जांपल के अंदर झवरी अगर ट्रांसफरर कंपनी है और वो शादी से पहले अगर जॉब कर रही थी, तो शादी के बाद भी वो जॉब कंटिन्यू कर सकती है. अगर हां तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और अगर ना तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. मतलब यार अब मैं अगर हैमर का और बोट का एग्जांपल लेता हूं, तो अमन गुप्ता जी अगर ये सोचते हैं कि मैं हैमर को एक्वायर करने के बाद, ध्यान से सुनना, हैमर से कहूंगा कि अब बेटा तुम हेडफोन्स बनाना बंद कर दो, अब तुम दूसरी कोई चीज बना लो, तब तो वो ब्रीच हो जाएगा इस कंडीशन का. बिकॉज
ट्रांसफरर कंपनी अमालगमेशन के बाद वो नहीं कर रहा है जो अमालगमेशन से पहले करता था, समझ में? लेकिन अगर अमालगमेशन के बाद भी हैमर कंपनी वही कर रहा है जो अमालगमेशन से पहले करता था, तो ये कंडीशन नंबर 4 है। ये कंडीशन मात्र इंटेंशन की बात है, इसमें कुछ रियलिस्टिक सिनेरियो आपके सामने नहीं है, कुछ एक्चुअल्स आपके सामने नहीं, सिर्फ इंटेंशन पे बेस्ड है दैट द ट्रांसफरी कंपनी इंटेंड्स टू कंटिन्यू द सेम लाइन ऑफ बिजनेस व्हिच द ट्रांसफरर कंपनी वाज डूइंग बिफोर अमालगमेशन। अगर हां तो ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, नहीं तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये सबको क्लियर हुआ क्या? 4 नंबर की कंडीशन सबको क्लियर हो गई क्या? चेक कर लीजिएगा एक बार, चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गाइस मैं सच बता रहा हूं, इतनी मजे तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा ये एक्सप्लेनेशन, और ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि ऐसा खोपड़ी में घुस जाएगा, कहीं भूल नहीं पाओगे आप, बिल्कुल। और फिर आखिरी नंबर का सवाल, फिर आखिरी नंबर का प्रस्ताव, लास्ट रेजोल्यूशन। All the assets and liabilities of the transferor company are taken over by transferee company। अरे सर ये तो पढ़े थे ना कंडीशन नंबर 1 पे, हम तुम्हें तन मन धन से स्वीकार करते हैं। रुक जाओ। At its book values except for uniformity of accounting policies। इसका मतलब क्या? अब 5 नंबर की कंडीशन है, 5 नंबर की कंडीशन में जंवर और जंवरी पूरा परिवार आमने सामने है। अब ऑलमोस्ट रिश्ता फाइनल होने की कगार पे है, क्योंकि 80% प्रस्ताव पास हो चुके हैं। तब जंवर के पिताजी जंवरी से कहते हैं और जंवरी के पिताजी जंवर से कहते हैं, एक दूसरे में वार्तालाप चल रही है कि हमारी बेटी तुम्हारे बेटे को तन मन धन से स्वीकार करती है, तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को तन मन धन से स्वीकार करती है। चलिए प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पहला प्रस्ताव था, ठीक है। अब समझना, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी एट इट्स बुक वैल्यूज। मतलब हम तुम्हारी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आज की तारीख में जो है जैसे है उसी वैल्यू पे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका मतलब क्या? मतलब समझिएगा, जंवरी जी की आदत है कि जंवरी जी खाती है नॉन वेज। क्या खाती है? नॉन वेज। लेकिन जंवर जी है प्योर वेज, शुद्ध शाकाहारी। तो जंवर जी के पिताजी जंवरी के पिताजी से कहते हैं, हम तुम्हारी बेटी को तन मन धन से स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारी बेटी में कुछ नहीं बदलेंगे, जो उसकी बुक वैल्यू है उसी बुक वैल्यू पे हम स्वीकार करेंगे, हम उसे कुछ बदलने को नहीं कहेंगे, सिवाय अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके रीति रिवाज में और हमारे रीति रिवाज में अगर कोई भी अंतर है तो उतना हम परिवर्तन चाहेंगे। आपकी बिटिया नॉन वेज खाती है, बिल्कुल खाए, हमारे बेटे को कच्चा चबा जाए, नो प्रॉब्लम। आपकी बिटिया नॉन वेज खाना चाहे, बिल्कुल खाए, घर के बाहर खाए। लेकिन हमारे घर में, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, हमारे घर में किसी प्रकार का मांस मच्छी नहीं बनेगा, अंडा का नहीं बनेगा, हमारे घर में नॉनवेज नहीं चलेगा। मतलब हमें आपकी बिटिया पूरी तरह स्वीकार है, तन मन धन के साथ, उसकी समस्त अच्छाइयों बुराइयों के साथ। लेकिन बस ये जो यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसी के पॉइंट है, ये बदलना पड़ेगा। टेक्निकल एग्जांपल पे आते हैं। ट्रांसफरर कंपनी के पास प्लांट एंड मशीनरी है जिसको वो डेप्रिशिएट करते हैं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, और ट्रांसफरी कंपनी के पास भी प्लांट एंड मशीनरी है जिसको वो डेप्रिशिएट करते हैं अंडर WDV मेथड। अब अमालगमेशन के बाद ये दोनों एक होने वाले हैं, तो आपके पास हो जाएगा टोटल प्लांट एंड मशीनरी। अब आप इस टोटल प्लांट एंड मशीनरी को, एक ही प्लांट एंड मशीनरी को दो अलग अलग मेथड से तो डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट जो है 5 नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी विल बी टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट इट्स बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर कहीं पे दोनों के रीति रिवाज में, रस्मों में, अकाउंटिंग पॉलिसीज में कुछ अंतर है तो उसको हमें यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो यूनिफॉर्मिटी की वजह से किसी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है तो हमें आपत्ति नहीं है, नहीं तो हमें आपत्ति है। और अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये अमालगमेशन बन जाएगा इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो अब यहां पर दोनों परिवार की रजामंदी होती है। दोनों परिवारों की रजामंदी होने के बाद यहां पर पंडित जी को बुलाया जाता है और पंडित जी से कहा जाता है कि आप जरा मंत्र पढ़ें और दोनों परिवारों का मिलन करवाए,
तो पंडित जी एक बार पांचों कंडीशन को रिपीट करते हैं, सभी जने ध्यान से सुनेंगे। स्वाहा। कंडीशन नंबर 1 AS14 का, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, बोलो स्वाहा। कंडीशन नंबर 2, shareholders holding not less than 90% of face value of equity shares of transferor company are agreed to become the shareholders of transferee company except the shares held by transferee company itself or through its nominees or through its subsidiaries। एक बार सभी जने बोलेंगे स्वाहा। कंडीशन नंबर 3, the transferee company discharges the entire purchase consideration to the shareholders of the transferor company by issue of equity shares except the fractional part that can be paid in cash। Swaha। Condition number 4, the transferee company intends to carry on same line of business which the transferor company was carrying before amalgamation। Swaha। Condition number 5, all the assets and liabilities of transferor company are taken over by the transferee company at its book values except for uniformity of accounting policies। स्वाहा। विवाह संपन्न हुआ। यह बन गया है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। वाह, विवाह संपन्न हुआ। लाइए हमार दक्षिणा, दीजिए हमार दक्षिणा। बहुत बढ़िया, चेक कीजिएगा सभी जने, हाउ यू अंडरस्टूड दिस वन। संगीत संध्या की तैयारी कीजिए झमर जी। अब आप हैंड रेस कर सकते हैं झमर जी। अब आपसे बात करने में कुछ अलग मजा आएगा, क्योंकि अब आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो चुका है जवर जी। एक ही क्लास में जज्बात बदल गए आपके। ओह माय गॉड, मजा आया सभी को? जवर जी कहते हैं नहीं सर अभी नहीं करूंगा, अभी मैं बिजी हूं जवरी के साथ। नॉट ए, चेक करो। Have you understood this, all of you? The 5 iconic conditions of accounting standard 14. Guys, in all syllabus, there have been instances where at least 2 to 3 times it was asked as 5-mark question in exams. List down the 5 conditions of accounting standard 14. And let me tell you, I'm going to ask you multiple times, all these 5 conditions of AS14. And if all these 5 conditions are satisfied, I go back to my previous slide. If all these 5 conditions are satisfied, it becomes amalgamation in the nature of merger, and the method uses pooling of interest method. If any of the 5 condition is not satisfied, then my dear friends, it becomes amalgamation in the nature of purchase, and the method uses purchase method. Check, all of you. Thank you so much, Shreya. थैंक यू। चलो श्रेया से बात करते हैं। श्रेया आप हैंड रेस करिए, आपसे बात करते हैं। हम लोग मिल के झंवर की उड़ाएंगे साथ में। बहुत बढ़िया, चलिए। सो हमारे साथ यहां पर कॉल पे जुड़ने जा रहे हैं श्रेया सिंह। कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, दोबारा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि 2 लोग जब मिलेंगे बैठेंगे तो जंवर जी की दिल से उड़ाएंगे। श्रेया जी तार नहीं जोड़ रहे हैं हमारे, कहीं ना कहीं तारों के अंदर कुछ नेटवर्क इशू है। अरे प्रॉब्लम, श्रेया जी नॉट गेटिंग कनेक्टेड। जंवर की बदुआ बड़ी स्ट्रांगली लगी है। सर ऊपर वाला भी चाहता है कि अभी और नहीं उड़ाई जाए, जंवर जी कह रहे।
अरे भाई साहब, ये गलत बात है जवाहर जी, गलत बात है। हाँ यार श्रेया, केशव बच गया, ये सही है। ठीक है, आया सबको समझ में, मजा आया? पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर पांच में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो बन जाएगा परचेज। ठीक है, अब ये दोनों मेथड्स भी हमें समझनी है जो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन क्वेश्चन 6/8/2.23। बेटा अभी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बीच में मत लेकर आ, अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर पे स्टिक रहे। मैं सच बता रहा हूं, अभी जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर पे स्टिक रहे, इन्वेस्टमेंट्स को बीच में मत लेकर आ। प्लीज डोंट स्पॉइल द लिंक एंड द रिदम ऑफ द क्लास ब्रो। ब्रो है या सिस है मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 6/8/2.23। मिश्रा जी एडवांस में समा फॉर्मेट बना के लाए ना, इसलिए समा मांग रहे हैं। अमालगमेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2021। अब यहां पर हम एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब मर्जर से भी और पूलिंग ऑफ मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से भी और परचेज मेथड से भी। पर्टिकुलर्स नोट रेफरेंस का पतला कॉलम है, हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट हम खुद बनाएंगे इन्हीं हाथों से। पहला कॉलम बनेगा मर्जर का, दूसरा कॉलम बनेगा परचेज का, मतलब एक ही फॉर्मेट में दो कॉलम्स बना रहे हैं। इस एक क्वेश्चन को हमें दोनों मेथड से सॉल्व करना है। आईसीएआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है। You have to prepare the balance sheet of transferee company after amalgamation, if it's amalgamation in the nature of merger and if it's amalgamation in the nature of purchase. Check all of you. पूरे पेज के लिए बना लो, ऑलमोस्ट ये फॉर्मेट पूरे पेज के लिए ही बनेगा फॉर कंप्लीट पेज। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे तो जवर जी के बारे में सोच सोच के हंसी आ रही है। Illustration number 8. Come to your register. चले आगे। एक मिनट, मेरे माइंड में एक मीम आइडिया आया जवर जी के लिए, सोच रहा हूँ वो मीम आइडिया आप लोगों को दिखाई दूं। एक मिनट, चलो जाने दो, हम लोग अभी यहीं पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पूरा क्वेश्चन आज कंप्लीट नहीं होगा, लेक्चर नंबर 17 का रेफरेंस दे दीजिए और यहाँ पर पेज नंबर लिखेंगे आप अपने रजिस्टर का जहां पर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। डन। Now, consider the following balance sheets of X Limited and Y Limited on 31st March 2021. ठीक है, बैलेंस शीट दी गई है, रुपीज एंड थाउजेंड्स है बैलेंस शीट में। एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर वाई लिमिटेड, आइडेंटिफाई करे ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड है ट्रांसफरर।
और एक्स लिमिटेड है ट्रांसफरी, है ना। एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर वाई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2021। एक्स लिमिटेड डिस्चार्जेस द परचेज कंसिडरेशन एज बिलो। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। The debenture holders of Y Limited will be converted into equivalent number of debentures of X Limited. The statutory reserves are to be maintained for 2 more years. ठीक है, okay. Show the balance sheet of X Limited after amalgamation on the assumption that the amalgamation is in the nature of merger and amalgamation is in the nature of purchase. सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये वाले क्वेश्चन में जो केस है वो केस कौन सा है, ए या बी? ए केस कौन सा होता है? ये वाला। और बी कौन सा होता है? ये वाला। टेल मी, इज इट ए और इज इट बी? इज इट ए और इज इट बी? बिल्कुल सही जवाब है, दिस इज द केस ऑफ बी। केस नंबर बी क्या है? एब्जॉर्प्शन का। तो एक्चुअली ये केस है एब्जॉर्प्शन का, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा है अमालगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन। ये चीज समझना, क्या कहा मैंने? अमालगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर ये जो केस है ये प्लेन क्लियर कट केस जो है वो है एब्जॉर्प्शन का। तो ए नंबर केस नहीं है, बी नंबर केस है। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। एक पूरा पेज आपने ये लाइन बना दी है, फॉर्मेट बना दिया है, एक पूरा पेज छोड़ दीजिए। अगले पेज पर आप आएंगे और हेडिंग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं। परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग नोट आप लोग बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। आई गिव यू 5 मिनट्स। क्वेश्चन आपके पास है और वैसे आपके सामने भी है, तो मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। जिसने कैलकुलेशंस किए हैं आफ्टर व्हाट आई टोल्ड यस्टरडे लेक्चर नंबर 16, वेल एंड गुड। जिसने नहीं किया है उसके लिए मैं रुक रहा हूं। 5 मिनट रुक जाते हैं बेटा जी, 5 मिनट। 5 मिनट, लेट्स वेट। हो सकता है ना किसी ने नहीं किया हो, तो जिसने नहीं किया उसके लिए 5 मिनट रुक जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वर्किंग नोट नंबर 1 बनानी है, 5 मिनट, उससे ज्यादा लगेगा भी नहीं। क्या बात है सईदा जी, अमेजिंग। यहाँ पर भी बारिश हो रही है, फिर बंद हो रही है, फिर चालू हो रही है, फिर बंद हो रही है। तो राइट नाउ, एग्जैक्टली राइट नाउ इट्स नॉट रेनिंग। भाई सुन, ऐसे नहीं होता है कि नेट असेट्स मेथड से किया हूं तो आंसर ये आया, अदरवाइज ये ऐसा नहीं होता है। पहली बात, अपने मन से मत करना भाई। जो क्वेश्चन में बोला है वो मेथड फॉलो करना है, जो क्वेश्चन में तरीका बोला है वो तरीका फॉलो करना है। मैंने कल भी ये समझाया, तभी भी ये समझा रहा हूँ बेटा रौनक, मेथड्स आर ओनली फॉर इलस्ट्रेशन, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट हाउ परचेज कंसिडरेशंस कैन बी कैलकुलेटेड। डोंट टेक इट एज अ हार्ड एंड फास्ट रूल, है ना। तो रीड क्वेश्चन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने क्या किया है उसके बेसिस पर एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्या करना चाहिए था उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। Last 2 minutes left for calculation of purchase consideration.
कोई बात नहीं रौनक, अभी चेक करते हैं, डोंट वरी, है ना बेटा, डोंट वरी, एब्सोल्युटली फाइन। Last 30 seconds left. चलिए समय समाप्त, चेक करते हैं, समय समाप्त, चेक करते हैं। X Limited takes over Y Limited. X Limited discharges purchase consideration as follows. Issued 3,50,000 equity shares of 10 each at par to equity shareholders of Y Limited. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे परचेज कंसिडरेशन पेएबल टू द शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड। कितना है? 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कौन सी कंपनी के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे? ट्रांसफरी के, एक्स लिमिटेड, इनटू ₹10 पर इक्विटी शेयर। चेक करिएगा अमाउंट यहां पर कितना आ रहा है। इज इट कमिंग टू 35 lakhs? चेक ऑल ऑफ यू। पहली चीज मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, सिंपल जो क्वेश्चन है बोला फॉलो करना है। फिर इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। अब यहां पर एक्सीडेंट पॉइंट है, लड़की बन जानी चाहिए, ओ स्त्री कलाना। इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ठीक है, कैसे दिया है? 15% प्रेफरेंस शेयर से to discharge the preference shareholders of Y Limited at 10% premium। तो Y Limited के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? चेक करोगे 1700, पीछे 3 जीरो। ओके, तो कितना पे करेंगे हम उनको? 17 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसको 10% प्रीमियम पे करना है, मतलब 18,70,000 रुपए पे करना है। 18,70,000 रुपीज पे करना है। अब ये 18,70,000 कैसे पे करना है? हमें इसके बदले देने हैं दोस्तों 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय ₹100 पर प्रेफरेंस शेयर, मतलब 18,700। 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹100 एट पार। यही गलती है रक्षा जी जो आपने लिखा है, यही तो गलत है। काफी लोगों को लगेगा कि 17,000 प्रेफरेंस शेयर 110 रुपए पे दे रहे हैं, ऐसे नहीं। पहले तो मैं इसको क्लोज करता हूं, फिर आपको कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्लियर करता हूं। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन आपका होता है 53,70,000। चेक कीजिएगा कितना होता है, 53,70,000, ये चेक कीजिएगा। अब देखना मैं आपको बताता हूं एक्सीडेंट पॉइंट्स कहां पे है, ठीक है, इसी के नीचे लिखना। अभी समझो, लिखो मत, दो अलग अलग सिनेरियोस बनते हैं बेटा जी। कौन से दो सिनेरियोस में बना रहा हूं, फोकस करो प्लीज आप सभी जने, ठीक है। ये सेंटेंस को वापस पढ़ते हैं, इसको एज इट इज कॉपी करते हैं। इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर of 100 each issued 15% preference share of ₹100 each to discharge the preference shareholder of Y Limited, to discharge the preference shareholder of Y Limited at 10% premium। at 10% premium। So this is something what is given in the question। तो इस केस में क्या है, आप सेंटेंस को थोड़ा ब्रेक डाउन कर कर अच्छे से पढ़ना। क्या लिखा है? इशू करना है 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ये लिखा है कि आप प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। रक्षा जी नहीं। टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वाई
एट 10% प्रीमियम। मतलब क्या, वाई लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको 10% प्रीमियम देना है। प्रीमियम का यहां पर मतलब क्या है, ज्यादा देना है। तो हमने यहां पर कैलकुलेशन क्या किया, बहुत सिंपल गणित लगाया बेटा, अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। तो 17 लाख रुपए उनका फेस वैल्यू था, उस पे 10% हमें ज्यादा पे करना है, मतलब 18,70,000 रुपए हमें पे करना है। कितना देना है, 18,70,000। कैसे देना है, हाउ आर वी गोइंग टू डिस्चार्ज देम? तो ये इशू करेंगे 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, इशू प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर दैट इज ₹100, तो मुझे मिलेगा 18,700। 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स ऑफ ₹100 एट पार। ये आया समझ में? जो मैंने ऊपर बताया वही मैंने नीचे लिखा है वापस, कुछ भी नया एज सच यहां पर मैंने नहीं लिखा है। अब इसका दूसरा सिनेरियो जो आपके दिमाग में आ सकता है, एक मिनट इसको सही लिख देता हूं। अब इसका दूसरा सिनेरियो जो आपके दिमाग में आ सकता है वो क्या है, लिखिएगा और समझिएगा। इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 at 10% premium to discharge प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। अब समझना, सिर्फ मैंने क्या किया दोस्त, दोनों में डिफरेंस समझना। मैंने सिर्फ एट 10% प्रीमियम की जगह चेंज कर दी, और जगह चेंज करने से पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अब समझना, ये क्वेश्चन का क्या, ये कहता है इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 एट 10% प्रीमियम। मतलब जो नया वाला प्रेफरेंस शेयर है ना, उसको मुझे 10% प्रीमियम पे इशू करना है, मतलब ₹100 का शेयर 110 पे इशू होगा, टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्चार्ज करने के लिए। अब कुछ नहीं कहा है, हाउ वी विल कैलकुलेट अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। दोस्त यहां पर आपसे कहा है क्या कि आपको वाई लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ ज्यादा देना है? नहीं, कुछ नहीं कहा है, तो मतलब जितना है उतना ही देना है। जितना देना बाकी है, कितना देना बाकी है, 17 लाख रुपए देना बाकी है, 17 लाख रुपए पे करेंगे। लेकिन अब मैं यहां इसको डिवाइड करूंगा किससे, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर। और इस क्वेश्चन में, इस केस में इशू प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर कितना है, 110 रुपए। तो यहां पर आंसर कुछ और आएगा, 17 लाख डिवाइडेड बाय 110 रुपए, ये आता है 15,455। 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स ऑफ ₹100 एट ₹110। ये दो अलग अलग सिनेरियोस हैं गाइस। ये दो अलग अलग सिनेरियोस हैं, चेक कीजिएगा सभी जन। आया समझ में? अच्छा, इसमें आई डोंट नो आप चाहते हैं कि नहीं, पर अगर आप चाहते हैं तो बता दूं, इसमें एक तीसरा सिनेरियो भी मैं बना सकता हूं। बनाऊं? चलो बना भी लो, लिख भी लो। तीसरा सिनेरियो जो है, जो हमारे मैडम रक्षा ने बनाया, अब देखो तीसरे सिनेरियो में क्या हुआ है। भाई इसको डिवाइड करना, ऐसे क्या कर रहा है हरकत यार, 17 लाख रुपए को 110 से डिवाइड करना। भाई बाहर आ जा बेटा, तेरी शादी हो गई, अब बाहर आ जा, वापस हो गई शादी तेरी, खत्म हो गई, ठीक है। अब तीसरे सिनेरियो में क्या हुआ समझना, इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 110 रुपए पे, टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम।
अब यहां पर ये वो केस है जो रक्षा मैडम ने अज्यूम किया है। इस केस में दो चीजें हो रही है, दो ट्रिगर्स हो रहे हैं। पहला ट्रिगर क्या हो रहा है कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% ज्यादा दोगे। ये जो एट 10% प्रीमियम लिखा है ना, ये एट 10% प्रीमियम का मतलब है ज्यादा। तो 17 लाख प्लस 10%, ये कितना हो गया? 18,70,000। अभी 18,70,000 रुपए आप कैसे पे कर रहे हो? आप इसके बदले वाई लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो, एक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो ऑफ ₹100 एट 10% प्रीमियम, मतलब डिवाइडेड बाय 110 रुपए। तो बेटा जी यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? 18,70,000 डिवाइडेड बाय 110, 17,000, 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 एट ₹110। रक्षा आपको समझ में आया अब अच्छे से? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। एट 10% प्रीमियम की अगर मैं जगह बदल देता हूं ना, तो पूरा के पूरा क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। वहां पर चेक कर लेना। और ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये जब आप डिटेल में जाकर बैठ के पढ़ोगे ना, तभी आपके समझ में आएगा, तभी आपके पास रहेगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर विद यू। तो इस क्वेश्चन का सिनेरियो कौन सा है? और सही या गलत वाली बात नहीं है, ये 3 वेराइटीज है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से कोई सही है कोई गलत है। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट सिनेरियो पे बेस्ड है। क्वेश्चन की लाइन जो है वो फर्स्ट सिनेरियो की लाइन है। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू गाइस? चेक। $110 से इसलिए डिवाइड किया है प्रिया, बिकॉज आप कितने शेयर्स दोगे वो कैसे कैलकुलेट करोगे ना। जैसे पुराने जमाने में जब बार्टर सिस्टम भी चलता था, तो आप क्या करते थे? आप वही करोगे ना, कितने शेयर से डिवाइड करोगे, मतलब कितना चीज जो दे रहे हो उसका वर्थ क्या है, उससे ही आप डिवाइड करोगे, है ना। एज सिंपल एज दैट। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं प्रिया, जस्ट टू एक्सप्लेन योर डाउट इन अ बेटर मैनर। समझना प्रिया, आपने ना एक BMW खरीदनी है, ध्यान से सुनना, जो कि है 50 लाख रुपए की, ठीक है। और आप उसके बदले कह रहे हैं सामने वाले से, जिससे आप खरीद रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये BMW के बदले i20 देने को तैयार हूं, जिसकी एक कार की कीमत जो है वो है 10 लाख रुपए। तो प्रिया मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि एक BMW के बदले आप कितनी i20 कार्स एक्सचेंज करेंगे? गिव मी आंसर। और कोई जवाब नहीं देगा, सिर्फ प्रिया जवाब देगी, बाकी लोग अपने माइंड में जवाब बनाए। BMW की कीमत है 50 लाख, i20 की कीमत है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो एक BMW के बदले प्रिया जी आप कितने i20 देंगे? प्रिया का आंसर है 2। अब बाकी लोग अपने आंसर लिख सकते हैं। प्रिया का आंसर है 2, बाकी लोग अपने आंसर लिख सकते हैं। सवाल है कि 50 लाख रुपए की एक BMW के बदले आप कितनी i20 देंगे? प्रिया आप क्वेश्चन भी नहीं समझे, है ना। सवाल है 5 i20 देंगे। अब यहां पर डिफरेंस है, देखो प्रिया, पूरी क्लास को समझ में आ गया और आपको समझ नहीं आया, और आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्योंकि आप आंसर दे रहे हैं 2 BMW देंगे। शाबाश, अद्भुत, कहां से लाते हैं इतना टैलेंट बेटा। चलिए एक और कोशिश करता हूं आपको समझाने की, अगर इस बार समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेटा हाथ जोड़ना पड़ेगा। भैया मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। आप 50 लाख रुपए की एक BMW देंगे, उसके बदले 10 लाख रुपए की कितनी i20 होगी? तो मैं इसको x अज्यूम कर लेता हूं, तो ये हो गया 50 lakhs इज इक्वल टू 10x, लैक्स हटा देता हूं, 50 इक्वल्स टू 10x। देयरफॉर x की वैल्यू अगर आप यहां फाइंड करेंगे तो आंसर आ गया 5। एज सिंपल एज दैट। बहुत बढ़िया। आई थिंक मुझे ही नहीं प्रिया, आपको भी समझ में आ गया कि आपका केमिकल लोचा कहां पर हो रहा है। बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है बेटा जी, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, वापस बैठ के देखना। ये बाकी लोगों को सबको समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस ऑल ऑफ यू? ऐसा होता है कभी कभी बीच में, कभी भी ऐसा डिस्कनेक्ट होना बेटा, वो पॉइंट लिख कर रख लेना कि इस पॉइंट को मुझे बाद में वापस देखना है, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जब हम
फिजिकली क्लास में होते हैं, मेंटली क्लास में नहीं होते, और ये किसी भी रीजन से हो सकता है। घर पे कुछ परेशानी चल रही है, परिवार में कुछ परेशानी चल रही है, खुद के शरीर में कुछ परेशानी चल रही है, खुद की जीवन में परेशानी चल रही है, तो और हम लोग नहीं चाहते कि हमारा कोई बैकलॉग लगे, तो हम जबरदस्ती में क्लासेस तो अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, पर मन से क्लास में नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि मन हमारा कहीं और लगा पड़ा है। तो ऐसी चीजें होती है ना, कोई बात नहीं, बट आप लोग अपने पास ये लिख कर रखिए और इसको मार्क करके रखिएगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको हर बार रिवाइज करना है, जब जब भी आप रिविजन करेंगे ये वाला पॉइंट रिवीजन में आना ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परचेज कंसिडरेशन हमारा निकल गया। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। दोस्त ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इक्विवेलेंट नंबर ऑफ? कहना इसे, इसका मतलब होता है 1:1। जितने डिबेंचर्स वाई के हैं उतने ही नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम एक्स के देंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। अभी आपको पता नहीं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमें बनानी है कंसोलिडेटेड अमालगमेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। अब अमालगमेशन के बाद पता है क्या होगा? एक्स लिमिटेड की टोटल एसेट्स पता है कितनी होगी? एक्स लिमिटेड की खुद की एसेट्स प्लस वाई लिमिटेड की एसेट्स। अमालगमेशन के बाद मेरा, तुम्हारा, हमारा। समझ में आया? तो दोस्तों आज आप पहली बार शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। चलिए एक एक कर स्टार्ट करते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4 हेडिंग्स आती हैं दोस्तों। सबसे पहली जो हेडिंग आती है उसको कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। चेक करिएगा, द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज नोन एज शेयर होल्डर्स फंड्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की 4 हेडिंग्स में से पहली हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में 2 हेडिंग्स आती है, एक ए शेयर कैपिटल और बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। दोस्तों इन दोनों के हमें ना नोट बनाने पड़ेंगे, तो अभी मैं सिर्फ यहां पर नंबर लिख रहा हूं 1 एंड 2। मॉड्यूल में भी है, आईसीआई का फेवरेट होता है और नॉर्मली बनाना चाहिए शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस का। फिर हेडिंग नंबर 2 जो कि नॉर्मली किसी क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि इसकी फिगर होती नहीं है, बट क्योंकि पहला बैलेंस शीट हम बना रहे हैं तो मैं चाहता हूं पूरा फॉर्मेट आपके पास रहे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब होता है क्या? तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर होल्डर्स से या एप्लीकेंट से जो एप्लीकेशन मनी मिलता है विच इज टू बी डिपॉजिटेड इनटू अ सेपरेट बैंक अकाउंट अंटिल द कंपनी मेक्स अलॉटमेंट, वो पैसा कंपनी यूज नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी एक्ट के हिसाब से उसको एक टेम्परेरी अकाउंट में जमा करके रखना होता है, उसको कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नोट नंबर 3 नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का नोट दिया है नंबर 3। नंबर 3 में दिया है 13% डिबेंचर्स। तो 13% डिबेंचर्स है टोटल, तो आप डिबेंचर्स की सिंपल टोटल लेंगे, यहां पर आप आएंगे अगली लाइन में लिख देंगे 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, और सिंपली दोनों की टोटल्स लेंगे। हमारी खुद की एक्स लिमिटेड की खुद के डिबेंचर्स हैं 500 के और वाई लिमिटेड के 350 के, तो टोटल कितने को बेटा जी 850 रुपीज इन थाउजेंड्स ही रख रहे हैं। मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि इसको आप चेंज करें, चाहे वो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हो या वो परचेस मेथड हो, दोनों ही केस में 850 आप लिखेंगे। चेक कीजिएगा सभी जन। चेक कीजिएगा सभी जन। नॉन करंट लाइबिलिटीज। और फिर नंबर 4 आएगा
करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज मतलब लाइबिलिटीज विच आर टू बी सेटल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो करंट लाइबिलिटी में हमारे पास है ट्रेड पेबल। नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई है दोस्तों, उसको टिक मार्क करते हैं, आप पेंसिल से टिक मार्क करेंगे अपनी बुक में। ट्रेड पेबल्स मेरा, तुम्हारा, हमारा। ट्रेड पेबल्स 450 प्लस 350 800, whether it is pooling of interest method or purchase method, this figure will not change. Other current liabilities is interest payable on debentures, मतलब outstanding interest मेरा, तुम्हारा, हमारा। So 200 plus 150 equals to 350, whether it is pooling of interest method or purchase method। तो सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दो क्वेश्चंस में सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हो गई है। शेयर कैपिटल की फिगर्स अभी हमने यूज नहीं की है, रिजर्व्स एंड सरप्लस की यूज नहीं किया दोस्तों, इसलिए मैंने उसको टिक मार्क नहीं किया है, सही समय पर करेंगे। अब हम आते हैं एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आते हैं। एसेट साइड पे सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स। द फर्स्ट हेडिंग इज नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ओके, और वहां पर तीन तीन एसेट्स मेरे पास है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब तीन तीन एसेट्स है ना, तो हम उसका एक नोट बना लेते हैं। नोट नंबर 3, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, नोट नंबर 3। अभी उसको छेड़ेंगे नहीं, जो जो नोट्स बनाने ना उसको बाद में बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हो गया। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का नोट नंबर लिखा है 5, और नोट नंबर 5 में लिखी है इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, मेरा, तुम्हारा, हमारा। इन्वेस्टमेंट्स को हम एज इट इज लिख देंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो मेरी इन्वेस्टमेंट है 700, तुम्हारी है 500, टोटल है 1200। क्योंकि अमालगमेशन का मतलब क्या, किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, अब सब कुछ हमारा है। फिर नंबर 2 आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। मेरा, तुम्हारा, हमारा। प्रिंसिपल याद रखना, मेरा, तुम्हारा, हमारा। मेरा ये तो हो गया था ना, 1250 और 950। 1250 प्लस 950 2200। चाहे वो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हो या फिर वो परचेस मेथड हो। 900 1030, 900 प्लस 1030 1930। और तीसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 725 प्लस 520 1245। चेक कीजिएगा, तो सब्सटेंशियली हमारी बैलेंस शीट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। आप अगर चेक करेंगे तो एसेट साइड में सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बचा है, लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा बचा है। करेक्ट, तो मेजरली ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चेक करेंगे, क्लियर हो गया आप सभी को यहाँ पर। तो अब कल की क्लास के अंदर हमारे ये कुछ कैलकुलेशंस हम करेंगे। ये जो मैंने आज यहाँ पर आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से आज आपका होमवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। अगेन रीडिंग का होमवर्क है, और कोई जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अभी तो पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है तो उसको आपको सॉल्व करना है। रीडिंग क्या है, फोकस करिएगा।
आज आपको पढ़ना है बेयर टेक्स्ट ऑफ AS14 मेरी बुक से। बेयर टेक्स्ट मतलब जो ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पास हुआ है ना, वो आपको पढ़ना है। मेरी बुक के पेज नंबर 2.11 से चालू होता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब रुकना, पेज नंबर 17 पे पैराग्राफ नंबर 46 पे AS14 खत्म होता है। अब उसके बाद ना मैंने इस पूरे 46 पैराग्राफ की एक समरी बना दी आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये रही वो समरी जो यहाँ पर चालू हो रही है, 2.17, 18, 19 और यहाँ तक ये पेज आ रहे हैं, ये यहाँ तक समरी आ रही है। तो अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको समरी पढ़नी है और फिर जाकर वो बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार पढ़ना है। सर अगर समरी पढ़ लिए तो बेयर की कहाँ जरूरत? वो इसीलिए जरूरत है बिकॉज दोस्तों बेयर स्टैंडर्ड पढ़ने से ना आपका लीगल लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन भी सुधरता है और लीगल मैक्सिम्स, लीगल वर्ड्स आपके टंग पे आते हैं, जो आपको लॉ में, ऑडिट में और इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्योरी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। समझ में आ रहा है? तो जस्ट उसको इंप्रूव करने के लिए हमें ये समय यहाँ पर देना है। कल जिन लोगों ने परचेज कंसिडरेशन ट्राई नहीं किया था, आज वापस बैठकर ट्राई कीजिएगा। यू गॉट बेटर क्लैरिटी टुडे विद व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव। प्लीज गाइस गो एंड ट्राई कैलकुलेशंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन। करेक्ट? उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। पांचों कंडीशंस अच्छे से समझ में आई होगी। पांचों कंडीशंस को अच्छे से रिवाइज करना है। फिर से मिलेंगे हम लोग कल सुबह 8 बजे। नहीं, कल सुबह है क्या हमारी क्लास? नहीं, कल मैं क्लास नहीं रख रहा हूँ ना। आई थिंक मेरे को एक बार चेक करने दीजिए। आई डोंट थिंक सो आई हैव केप्ट क्लास टुमारो। नहीं, कल आपकी क्लास नहीं है, सो नो क्लासेस टुमारो। करेक्ट? पर कल है, कल क्लास रखी है। एक मिनट मेरे को देखने दो। कल 1 सितंबर है। हाँ रखी है, मिल लेते हैं यार। क्लास है तो मिल लेते हैं यार, फिर कहाँ परेशानी है। क्लास रखी है तो मिल लेते हैं, टेंशन नहीं। मंडे को नहीं है, मंडे को रख लेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।